ठीक है, कायदे के साथ में मेरी सारी बातें सुनो, कायदे के साथ में दोस्त। अब आपने जैसे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ी, इसी तरीके से फंक्शन में एक वैरायटी होती है जिसका नाम है इनवर्स फंक्शन। मतलब नाम ही है इनवर्स फंक्शन, कि फंक्शंस का इनवर्स निकालना। ठीक, अब वो फंक्शन मेरा क्या हो सकता है, एल्जेब्रिक हो सकता है, लॉगरिथमिक हो सकता है, एक्सपोनेंशियल हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक हो सकता है कि नहीं, कुछ भी हो सकता है वो, इनमें से किसी भी वैरायटी का फंक्शन हो सकता है। लॉगरिथमिक हो सकता है, एल्जेब्रिक फंक्शन हो सकता है मेरा, एक्सपोनेंशियल हो सकता है, और मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक हो सकता है। तो ना तो मैंने तुमको एल्जेब्रा का कोई अभी तक इन्वर्स सिखाया, ना मैंने एक्सपोनेंशियल का कोई इन्वर्स सिखाया, ना मैंने लॉगरिथमिक का कोई इन्वर्स सिखाया। मैं आप लोगों को डायरेक्ट इन्वर्स सिखा रहा हूँ, किस फंक्शन का, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। तो हमारे चैप्टर की हेडिंग क्या बनी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। क्या मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? ठीक, एक वैरायटी होती है जिससे हम क्या निकालते हैं, इनवर्स निकालते हैं। अब किस फंक्शन का निकाल लें, तो हम निकाल लें इनवर्स किसका, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। तो हमारे चैप्टर का नाम क्या पड़ा बेटा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री या ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री मैटर करता है, ठीक, पर हमें यह भी तो मैटर करता है कि दुनिया में किन कैसे ऐसे फंक्शन हैं जिनका मैं इनवर्स निकाल सकता हूं। तो देखो मैटर क्या कर रहा है कि इनवर्स किसका बता सकता हूं। सबसे पहले देखना इनवर्स किसका डिफाइन है, तो यहां पे हेडिंग में लिखना, सबसे पहली लाइन लिखना, फंक्शन विच इज 1 1 एंड ऑन 2। या मैं इसको थोड़ा और अच्छी लैंग्वेज में लिखूं, या इसको थोड़ा और अच्छे मैनर में लिखूं, गौर से देखना, इनवर्स is only defined for those function which is 1 1 and on 2. Very very important statement, which is 1 1 and on 2। सबसे पहला स्टेटमेंट मैंने आप लोगों के सामने रखा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, कि दुनिया में केवल उन्हीं फंक्शंस का इनवर्स मैं बता सकता हूं जो फंक्शन 1 1 हो और ऑन 2 हो। क्या मेरी बात से एग्री करते हो? ये पहला स्टेटमेंट है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, कि भाई आप केवल उन्हीं फंक्शंस का इनवर्स निकाल सकते हो। इनवर्स इज ओनली डिफाइंड फॉर दोज फंक्शंस विच आर फंक्शंस, थोड़ा ग्रामेटिकली करेक्ट कर लो, विच आर 1 1 एंड ऑन 2। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो आप लोग? कि भाई वो फंक्शन जो 1 1 और ऑन 2 हो। अब मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, क्या आपने कभी भी नाम सुना है ये 1 1 क्या होता है, ये ऑन 2 क्या होता है? बोलो। कभी नहीं सुना? ठीक, अगर तुमने कभी नहीं सुना तो फिर मुझे तुम्हें बिल्कुल कहाँ लेके जाना पड़ेगा, बॉटम पे। तो फिर आज का लेक्चर थोड़ा सा बॉटम वाला हो जाएगा, ठीक है? चलो, अगर तुम्हें ये पता होता व्हाट इज 1 1 एंड ऑन 2 तो मेरा आधा काम आसान हो जाता और लेक्चर आज से स्टार्ट हो जाता इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का। पर लेक्चर आज से स्टार्ट नहीं होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का। इसका मतलब यहाँ पर बात किसकी आई, पहला कीवर्ड निकल के आया। पहला कीवर्ड, सबसे पहला, आप लोग मार्क करो, सबसे पहला कीवर्ड निकल के आया ये, बताओ भाई, फंक्शंस, है कि नहीं? दूसरा कीवर्ड निकल के आया ऑन 2। बोलो, क्या इस डेफिनेशन में दो कीवर्ड छुपे थे? बताओ भाई, क्या इस डेफिनेशन के अंदर दो कीवर्ड छुपे थे? सबसे पहला कीवर्ड, मुझे नहीं पता आज की डेट में फंक्शन क्या होता है भैया। एक बच्चा है, मुझे तो ये भी नहीं पता 1 1 क्या होता है और ऑन 2 क्या होता है। मैंने कहा अगर बेटा कुछ नहीं पता तो फंक्शन पढ़ने से पहले एक यूनिट का नाम आता है सेट रिलेशन फंक्शन। नाम सुना है आप लोगों ने, सेट रिलेशन और फंक्शन, ठीक? तो अगर यार मुझे फंक्शंस तक पहुंचना है तो मुझे सेट की नॉलेज होनी चाहिए, और दूसरा मुझे रिलेशन की नॉलेज होनी चाहिए, फिर तीसरा मुझे फंक्शन की नॉलेज होनी चाहिए, और फंक्शन में भी फंक्शन का टाइप पता होना चाहिए, क्योंकि इनवर्स में तो केवल एक ही टाइप का फंक्शन यूज हो रहा है, वो फंक्शन है 1 1 एंड ऑन 2। फंक्शन तो बहुत टाइप के होते हैं, मैनी वन होता है, इनटू होता है, ऑन 2 होता है, 1 1 होता है, 1 1 इंटू 1 1 ऑन 2, 1 1 मैनी वन इंटू मैनी वन ऑन 2। तो हमारा तो एक स्पेशल टाइप है, कौन सा, 1 1 एंड ऑन 2। तो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हैं। आइए 20 मिनट में सारा बेसिक कवर करेंगे हम लोग। सबसे पहले स्टार्ट करता हूं, क्योंकि बात यहाँ पे पहले कीवर्ड की थी फंक्शन की,
और फंक्शन को समझने के लिए मुझे सेट और रिलेशन समझ में आना चाहिए। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं, सेट क्या होता है, ठीक है। इसीलिए मैंने इसे मैथमेटिक्स के सिलेबस में मार्क नहीं किया था, क्योंकि मैं तो इसे बीच में ही पढ़ाता हूँ। सेट क्या है? सेट इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ, बताओ भाई, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। अब बहुत गौर से देखना मैं क्या कह रहा हूँ। जब मैथमेटिक्स स्टार्ट किया जाता है ना बेटा 11th क्लास में, तो जब 11th क्लास में हम लोग मैथमेटिक्स स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला चैप्टर उन्होंने दिया मैथमेटिक्स में सेट। अब कभी भी देखना 11th क्लास का पहला चैप्टर होता है सेट। अब सेट क्या था? साइंटिस्टों ने कहा कि यार हम दुनिया में कैसे बताएंगे कि कोई चीज़ क्या है, वेल डिफाइन है, तो उन्होंने मैथमेटिक्स के टर्म्स में नाम दिया सेट। उन्होंने कहा सेट एक मैथमेटिक्स की ऐसी क्वांटिटी है जो वेल डिफाइन है। सबसे पहली बात, सेट का मतलब ही होता है ऐसी चीज़ें जिनका कलेक्शन कैसा हो, वेल डिफाइन हो। तो सबसे पहला चैप्टर आता है सेट, और सेट को मैथमेटिक्स के टर्म्स में एक नंबर मान लो सेट को। तो इसने कहा सेट एक ऐसा नंबर है जो कि कलेक्शन है वेल डिफाइन ऑब्जेक्ट्स का। आप उन्हीं को सेट के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हो जो वेल डिफाइन है। जो नॉट वेल डिफाइन है आप उनको सेट में इंक्लूड नहीं कर सकते। क्या आप लोग मेरी बात समझ रहे हो? बोलो। तो कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज व्हाट सेट। अब सेट को रिप्रेजेंट करने के कुछ मेथड निकल के आए, है ना। सेट को रिप्रेजेंट करने के क्या निकल के आए? मेथड निकल के आए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, कि भाई सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो गौर से देखना, सेट को 3 टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहला टाइप होता है सेट विल्डर फॉर्म। इन्होंने कहा इसी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को हम अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, जिसमें सेट को रिप्रेजेंट करने का सबसे पहला मेथड था सेट विल्डर फॉर्म। दूसरा मेथड था इसका रोस्टर फॉर्म। वैसे होता तो यही दोनों है। एक और होता है वेन डायग्राम। अगर आप लोगों ने कभी सुना हो तो सुना है, इसके यूज करके ही हम बड़े बड़े क्वेश्चनों को क्या कर देते हैं, चुटकियों में सॉल्व कर देते हैं, वेन डायग्राम। तो ठीक है, तो सेट को रिप्रेजेंट करने के कितने मेथड? 3 मेथड। पहला सेट बिल्डर फॉर्म, दूसरा रोस्टर, और तीसरा बेटा क्या है? आपका वेन डायग्राम। अब होता क्या है कि हमने कहा सेट तो वो है जो कलेक्शन है वेल डिफाइन ऑब्जेक्ट का, तो उस कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइन ऑब्जेक्ट को लिखने के तरीके हैं कि हम लिखते कैसे हैं। जैसे सबसे पहला फॉर्म है सेट बिल्डर फॉर्म, तो एक एक लाइन में सुनते जाना, कोई हुआ चीज नहीं है। इसे कहते हैं स्टेटमेंट टाइप फॉर्म। स्टेटमेंट टाइप फॉर्म, कि भाई स्टेटमेंट टाइप है। कैसे स्टेटमेंट टाइप है? गौर से देखना, एक एग्जांपल सेट करता हूं। मैंने एक सेट लिया ए, मैंने उसको रिप्रेजेंट किस में किया? करली ब्रैकेट के अंदर। मैंने लिखा एक्स सच दैट एक्स इज अ इवन नंबर। तो ये जो तरीका है लिखने का, इसको कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। जब भी आप किसी सेट को नंबर्स में ना लिख के एक लैंग्वेज, एक सेंटेंस, एक स्टेटमेंट टाइप से उसे लिखोगे, तो उस तरीके को हम लोग क्या कह देते हैं? बोलो, उस तरीके को हम लोग क्या कह देते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म। इसी तरीके से अगर मैं रोस्टर फॉर्म की बात करूं दोस्त, तो रोस्टर फॉर्म में भी आपको कुछ नहीं करना। रोस्टर फॉर्म में लिखने का तरीका क्या है? मैं इसी एग्जाम्पल को, ये जो मैंने लिखा है एक्स सच दैट एक्स इज अ इवन नंबर, मैं चाहूं तो इसी एग्जाम्पल को रोस्टर फॉर्म में कुछ ऐसे लिख सकता हूं, 2 4 6 8 10 डॉट 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 डॉट। आप लोग गौर से देखो, इसी का ओपन वर्जन ही तो है। अगर मैं इसे नंबर्स में खोल दूं तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा। बोलो, है कि नहीं? तो एक है स्टेटमेंट टाइप फॉर्म, एक है रोस्टर फॉर्म, जिसमें हम डायरेक्ट क्या लिखते हैं? नंबर्स लिखते हैं, ABCD लिखते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं। तीसरा तरीका होता है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में हम कुछ नहीं करते। वेन डायग्राम में हम ग्राफ टाइप से बनाते हैं, कि भाई एक हमने यूनिवर्सल सेट बनाया, उसके अंदर हमने एक सबसेट ए बनाया, दूसरा सबसेट बी बनाया, इस तरीके से। इन्हीं एलिमेंटों को सर्कल्स के अंदर लिखना वेन डायग्राम हो जाता है। जैसे मैं इसी सेट का अगर मैं ए बनाऊं, तो मैं ए के अंदर ऐसे लिख सकता हूं 2 4 6 8 10 और डॉट 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 डॉट। इसी सेट को अगर ए को अगर मैं वेन डायग्राम में दिखाऊं तो क्या ऐसे ही दिखाऊंगा जैसे मैंने बना के दिखाया है ये? बोलो, 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। ए एक रीजन बनाया, उस ए रीजन के अंदर मैंने सारे के सारे नंबर्स अंदर भरना स्टार्ट कर दिया। ये होता है आपका वेन डायग्राम। क्या आपको तीनों तरीके समझ में आए सेट को रिप्रेजेंट करने के? बोलो, ठीक। ये एक तरीका है बस लिखने का। ये क्या है? जस्ट एक तरीका है। सेट क्या है? मेरा कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। अगर आपसे कोई यूं पूछ ले, आपसे एग्जाम्पल में कोई ये पूछ ले, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेट, कि भाई इनमें से सेट कौन सा है,
और आपसे सबसे पहला स्टेटमेंट दे दे कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेटर। कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेटर। दूसरा कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर। तीसरा कलेक्शन ऑफ स्टार्स। अब मैंने 3 स्टेटमेंट आपके सामने दिए, मैंने कहा इनमें से सेट कौन सा है आपके हिसाब से? बी। अगर मैं कह रहा हूं कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेटर, तो आज तक ऐसी कभी कोई मशीन ही नहीं बनी जो किसी को देख के ये बता दे भाई ये गुड क्रिकेटर है और ये बैड क्रिकेटर है। ठीक, सब परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। आज कोई और चल रहा है, कल कोई और चलेगा, परसों कोई और चलेगा, और पता चला उसके कुछ दिन बाद कोई नया क्रिकेटर निकल के आएगा जो उनसे भी अच्छा खेल रहा है। तो कुछ भी सर्टेन नहीं है। जहां अनसर्टेनिटी है वहां सेट का तो कोई मतलब नहीं होता। सेट का तो मतलब ये है जो वेल डिफाइन है, इसका मतलब ये सेट नहीं है। कलेक्शन ऑफ स्टार्स कोई आज तक बता ही नहीं पाया। यूनिवर्स इन्फिनाइट है, कितने स्टार्स हैं आज तक कभी किसी को पता नहीं है। तो कलेक्शन कैसा है? नॉन वेल डिफाइन, वेल डिफाइन है ही नहीं, इसे भी काट दो दोस्त। अगर कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, हाँ जी इसको तो हम जानते हैं, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर को तो हम लोग जानते हैं, 1 2 3 4 5 6 सब सर्टेन है। क्या सब सर्टेन है? बोलो, है कि नहीं? ये क्या है? ये वो है जिसे हम अच्छे तरीके से जानते हैं, पर गुड क्रिकेटर और कलेक्शन ऑफ स्टार इसको हम नहीं जानते। ये थोड़ा सा सेट का इंट्रोडक्शन था, क्या आप लोगों को समझ में आया? ठीक है, लिखने के तरीके हो सकते हैं बहुत सारे सेट को लिखने के, है कि नहीं? जैसे कोई मुझसे कह दे, मैं देखो बहुत सारे तरीके सिखाता हूँ आपको, रोस्टर से सेट बिल्डर में, सेट बिल्डर से रोस्टर में। मैंने कहा ए कोई सेट है जिसको मैंने रिप्रेजेंट किया एक्स सच दैट एक्स इज अ रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दे दी आपको? एक्स स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 8 बराबर 0, है कि नहीं? अब देखो इस तरीके से दे दी, मुझसे कहा इसको कन्वर्ट करो किसमें? रोस्टर में, है कि नहीं? अरे बोलो, इसको किसमें कन्वर्ट करना है मुझे? कन्वर्ट इनटू रोस्टर फॉर्म। अरे बोलो भाई, रोस्टर फॉर्म में मुझे क्या करना है? इसको कन्वर्ट करना है। मैंने कहा कोई बड़ी बात नहीं है। अरे ए क्या है? ए मेरा रूट है। किस? एक्स क्या है? मेरा रूट ही तो है इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट मुझे बताना क्या होंगे? -2 -4। अरे बोलो भाई, यही होंगे या कुछ और होंगे? बोलो। +2 +4। अरे बोलो भाई, कितने लोग कहते हैं इसके रूट +2 और +4 होंगे? हाउ मेनी ऑफ यू आर एग्री विद दिस? अरे भाई, रूट निकालने में भी तुमको दिक्कत है, फिर तो तुमको 8 के ऐसे फैक्टर करो ऐड करके 6 आए, 4 दूनी 8, 4x प्लस का 2x प्लस का 8 बराबर। मैं यही तो दिखा रहा हूँ, ये कौन बच्चा कह रहा है x + 4 प्लस का 2 कॉमन ले लिया तब भी x + 4 बराबर 0। इन्हें पता नहीं है अभी रूट भी क्या है। x + 4 x + 2 बराबर 0। इस हिसाब से x की दो वैल्यू आ गई, -2 और -4। इस बात में भी दिक्कत है, कोई बच्चा कह रहा है +2 और +4। इस हिसाब से x क्या था? रूट था। इस हिसाब से इस पूरे सेट को अगर मैं रोस्टर फॉर्म में लिखूं तो कुछ नहीं है, क्या लिख दूं? केवल -2 और -4। सेट को जब भी रिप्रेजेंट किया जाता है किसके अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है? करली ब्रैकेट के अंदर। हमेशा किसके अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है? करली ब्रैकेट के अंदर। इसलिए मैं बार बार करली ब्रैकेट लगाता हूँ, गौर से देखो आप लोग। तो इस पूरे स्टेटमेंट का अगर मैं रोस्टर फॉर्म लिखूं तो ये लिख गई रोस्टर फॉर्म। बोलो, है कि नहीं? तो कुछ भी कर लो, आगे से करो पीछे से करो, बात वही निकल के आती है कि आप रोस्टर से चाहे चाहे आप सेट बिल्डर में जाओ, चाहे सेट बिल्डर से रोस्टर में आओ। अब आपसे कोई कहे, अगर आपसे कोई कहे कि इसकी क्या बनाओ, आप रोस्टर से किसी आप बनाओ सेट बिल्डर फॉर्म बनाओ, तो बात तो वही है ना, बात तो वही है। आप कई तरीके से इसको बना सकते हो, कई तरीके से इसको बना सकते हो। आप इसकी रोस्टर बनाने के लिए, सेट बिल्डर बनाने के लिए इसके बैक में पीछे जा सकते हो, और इस तरीके से इसको लिखने का एक ये भी तरीका और इसको लिखने का एक ये भी तरीका। बात दोनों समझ में आ रही है आप लोगों को? बताओ मुझे। हम्म
वेन डायग्राम बना दो इसका, जैसा चाहो वैसा बना दो। वेन डायग्राम डिटेल में पढ़ाऊंगा जब मैं आपको सेट पढ़ाऊंगा, क्योंकि अभी आपको वेन डायग्राम बनाने के लिए जिस सेट का वेन डायग्राम बना रहे पहले आपको उसका यूनिवर्सल सेट डिफाइन करना पड़ेगा, है कि नहीं। यूनिवर्सल सेट क्या है, उसके बाद में आपको उसमें बहुत सारे सबसेट ए और बी डिफाइन कर सकते हैं। अभी तो मैं खाली ये कह दूं -2 -4 हो गया लो वेन डायग्राम, तो ये कोई बात नहीं हुई, बनाने को मैंने बना दिया पर इसमें कुछ हुआ थोड़ी नहीं, है कि नहीं, इसमें कुछ हुआ थोड़ी नहीं। आप समझोगे धीरे धीरे। अभी हमको फंक्शन पढ़ना है, तो फंक्शंस तक पहुंचने के लिए सेट और रिलेशन के बेसिक क्लियर होने चाहिए। ये मेरा क्या था, सेट था। इस हिसाब से ज़्यादातर टाइम, मोर देन टाइम, मैं रोस्टर फॉर्म का यूज करता हूँ। हमेशा किसका यूज करता हूँ दोस्त, मैं रोस्टर फॉर्म का यूज करता हूँ। और मैं किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए रोस्टर में मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ, सेट नंबर ए, और ए सेट के अंदर मैंने एलिमेंट लिख दिया 1 2 3 4 5। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? अगर ये मेरा सेट है तो सेट के बाद अगली हेडिंग आती है सबसेट। अगली हेडिंग क्या आती है, बोलो भाई। ठीक है, छोटी छोटी सी चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए। अगली हेडिंग है हमारी सबसेट। बस समझ लो होते कैसे हैं सबसेट। देखो, सबसेट का सिंबल होता है ये, यही तो होता है सबसेट का सिंबल। अरे बोलो भाई। अगर मैंने कोई सेट ए डिफाइन करा, 1 2 3 4 5, मैंने कहा इसके सबसेट बताओ, तो इसके बहुत सारे सबसेट हो सकते हैं, इसके बहुत सारे सबसेट हो सकते हैं। आपको सबसेट, आप एक एलिमेंट से भी सबसेट लिख सकते हो। अगर मैं इसका सबसेट लिखने पे आऊँ तो क्या ए इसका सबसेट है 1, 2 भी इसका सबसेट है, 3 भी इसका सबसेट है, 4 भी इसका सबसेट है, सिंगल एलिमेंट भी इसका सबसेट है, 5 भी इसका सबसेट है। अगर मैं चाहूँ तो दो दो के कलेक्शन बना के सबसेट लिख सकता हूँ। 1,2 ले लूँ, 1,3 ले लूँ, 1,4 ले लूँ, 1,5 ले लूँ। और गौर से सुनना, अगर मैं चाहूँ इसके अलावा 2,3 ले लूँ, 2,4 ले लूँ, 2,5 ले लूँ, ये भी सबसेट है। अगर मैं चाहूँ 3,4 ले लूँ, 3,5 ले लूँ, ये भी सबसेट है। मैं चाहूँ 4,5 ले लूँ, ये भी सबसेट है। क्या ये सब सबसेट है? सारे के सारे सबसेट हैं। अब मेरा बन बना कि मैं 3-3 के कलेक्शन लूंगा, तो 3-3 के कलेक्शन के लिए मैंने एक बार अपने 1 को फिक्स किया, ये दोनों को चूज किया, फिर मैंने 1 को फिक्स किया, इन दोनों को यूज किया, फिर मैंने 1 को फिक्स किया, इन दोनों को यूज किया, मैंने 1 को फिक्स किया, इन दोनों को यूज किया, 1 को फिक्स किया, इन दोनों को यूज किया। मतलब मैं तो ऐसा हूं कि आप कितना भी बड़ा मुझे सेट दे दो, मैं सबका सबसेट लिख दूंगा, है कि नहीं, सबका सबसेट लिख दूंगा। एक तरीका होता है सबसेट का, फॉर्मूला होता है 2n-1। अरे यही तो फॉर्मूला होता है सबसेट का, नंबर ऑफ सबसेट का। बोलो। तो मैं तो बहुत सारे लिख सकता हूं, तो क्या मैं यहाँ पे नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने बैठा हूं ना, मैं नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने नहीं बैठा, मैं तो बस समझने के लिए बैठा हूं कि सबसेट एक्चुअल में होते क्या है। किसी भी सेट का एक एलिमेंट भी सबसेट है, और इसी सेट के कोई 2 एलिमेंट भी अगर मैं उठा रहा हूं वो भी सबसेट है। इसी सेट के अगर मैं कोई भी 3 एलिमेंट उठा रहा हूं तो वो भी आपस में क्या है, सबसेट हैं। क्या मेरी बातें समझ में आ रही हैं यहाँ तक आपको? हाँ, 5 भी इसका सबसेट होता है, बिल्कुल। 5 भी जाते जाते आखिरी में क्या होता है, 5 भी एक सबसेट होता है, बिल्कुल। मैं आपको अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा, आप केवल मुझे फाउंडेशन बताना कि बेसिक समझ में आ रहा है या नहीं आप लोगों को, है कि नहीं। मेन मेन टारगेट क्या है, बेसिक का। तो अगर सेट है, को सेट है तो उसका सबसेट भी होगा, है कि नहीं। सेट है तो उसका सबसेट होगा, और सबसेट होगा दोस्त, तो वो सबसेट निकाला कैसे जाएगा, मैटर ये करता है कि नहीं। वो सबसेट निकाला कैसे जाएगा, मैटर ये करता है। अब हमको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि भाई अगर मेरा सेट है तो मैं उसके सबसेट कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं, क्योंकि अगला जैसे ही हम रिलेशन निकालेंगे तो हमें कुछ चीज़ें समझ में आनी चाहिए रिलेशन निकालने के साथ साथ, कि भाई हम सबसेट कैसे निकालेंगे। तो क्या यहाँ तक की बात क्लियर है, ये सबसेट हुआ। अब मैं आपको सिखाऊंगा कोई भी दो सेटों का मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 सेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। मैं केवल उन्हीं चीज़ों का यूज कर रहा हूं जो आने वाली हैं, ठीक है, जो मेरे काम की हैं। फालतू की चीज़ें नहीं पढ़ रहा, जो मेरे काम के हैं। एक बार मुझे पता चल गया सेट क्या होता है, एक बार मुझे पता चल गया उसका सबसेट क्या होता है, तो तीसरी मुद्दा है मेरा कि मैं उसका क्या पढ़ूं, मल्टीप्लिकेशन पढ़ूं। अब देखना दो सेटों का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। मैंने कहा कोई सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट है 1,2,3, ठीक है, 1,2,3। दूसरा सेट है मेरा बी दोस्त, जिसके एलिमेंट कितने हैं, A, B, जिसके एलिमेंट क्या है, A, B। अब गौर से देखना दोस्त, अगर एक सेट है मेरा 1,2,3, एक सेट है मेरा A, B। अब मैंने आपसे कहा फाइंड A क्रॉस B, फाइंड A क्रॉस B, ठीक है, कि मुझे A क्रॉस B बताना है। एक लाइन में सुन लो इसे भी निकालने का तरीका।
अगर मुझे ए क्रॉस बी बताना है तो यहीं पे देखना, यहीं से मैं कर रहा हूं ए क्रॉस बी बराबर करली ब्रैकेट के अंदर, करली ब्रैकेट के अंदर एक बार वन का ए में करो, एक बार वन का बी में करो, तो लिखो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, इस ब्रैकेट के अंदर, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर, सॉरी स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हम लोग लिखते हैं वन, और किसके साथ में किया, ए के साथ, वन कॉमा ए। फिर इसी वन का किसके साथ में किया, बी के साथ, वन कॉमा बी। ऐसे ही टू का ए के साथ में किया, टू कॉमा ए। इसी तरीके से टू का बी के साथ में किया, टू कॉमा बी, थ्री कॉमा ए और थ्री कॉमा बी। जब भी हम क्रॉस का प्रोडक्ट लिखते हैं हमेशा उसको एक छोटे से स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। अगर मैं वन का ए के साथ लिख रहा हूं तो उसको स्मॉल ब्रैकेट के अंदर, इस स्मॉल ब्रैकेट को एक नाम दिया गया, इस स्मॉल ब्रैकेट को हम लोग कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। इस स्मॉल ब्रैकेट को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। बोलो। भैया वो नंबर ऑफ सबसेट का 2 की पावर n होता है ना, वो तो आपने नंबर ऑफ पावर सबसेट लिखवा दिया। अच्छा पावर सबसेट लिख दिया ये, ठीक। हाँ एक एक कौन सा पावर सबसेट में, फाइव नहीं, फाइव प्रॉपर सबसेट, क्योंकि प्रॉपर सबसेट के अंदर फाई इन्वॉल्व नहीं होता। क्या इन्वॉल्व नहीं होता, फाई। तो उस फाई को हटाने के लिए क्या कर देते हैं, माइनस वन। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल यू आर राइट ब्रो। ठीक है, भैया हाँ बोलो। प्रॉपर सबसेट में सर भैया ने पढ़ा कि उसमें जो सेट है वो इन्वॉल्व नहीं होता, जैसे 1 2 3 4 5 वो पूरा इन्वॉल्व नहीं होगा। ये किसने कहा, भैया अब हमने क्वेश्चन किया था तो उसमें ना ना पढ़ा था। ये नहीं, जो तुम सही बोलोगे उसी को तो मैं सही बताऊंगा, गलत को थोड़ा नहीं सही बताऊंगा। बिल्कुल इन्वॉल्व होता है, जो मेन सेट है वो भी इन्वॉल्व है, केवल इन्वॉल्व नहीं होता तो क्या, फाई इन्वॉल्व नहीं होता। ओके, एक बार और अच्छे से रीड करना। हाँ अरे आराम से चेक करना, कोई दिक्कत नहीं, मैं बैठा तो हूँ यहाँ बताने के लिए। अब बहुत मुद्दे की बात सुनना, बहुत गौर से यहाँ से पकड़ने वाली बात है कि अगर मैं दो सेटों का क्रॉस करता हूं तो कुछ इस तरीके से क्रॉस किया जाता है। याद रखना ये मैंने ए क्रॉस बी निकाला है, अगर मुझसे कोई ये कह देता बी क्रॉस ए बताओ तो मुझे उल्टा चलना पड़ता। तो मुझे अब मुझे बी का ए में मल्टीप्लाई करना, तो ए का वन में मल्टीप्लाई करना है, तो ऑर्डर्ड पेयर में मुझे लिखना है ए कॉमा वन, फिर लिखना है ए कॉमा टू, फिर लिखना था ए कॉमा थ्री। ए का किया ना मैंने तीनों में, फिर मुझे करना है वी का, वी कॉमा वन, वी कॉमा टू और वी कॉमा थ्री। इसीलिए कहते हैं जब क्रॉस प्रोडक्ट होते हैं, दो सेट का जब भी प्रोडक्ट होता है तो उनके ऑर्डर्ड पेयर का ऑर्डर बदलने पर वो कभी सेम नहीं होते, वो हमेशा अलग रहते हैं। इसका मतलब क्या, वन कॉमा ए और ए कॉमा वन अलग अलग हैं, बिल्कुल अलग अलग हैं। ये कभी भी ऑर्डर्ड पेयर का वन कॉमा ए कभी भी बराबर नहीं हो सकता ए कॉमा वन के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जब भी आप क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो इस तरीके से करोगे कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए। बोलो। ये मुद्दे वाली बात थी। अब मैंने दो सेट का प्रोडक्ट पढ़ा, तो प्रोडक्ट पढ़ने के पीछे रीजन क्या था। अब मैं इस प्रोडक्ट को अगर तुम्हें वेन डायग्राम में बना के दिखाऊं तो यहीं से साइड में देखना, मैंने एक सेट बनाया ए, एक सेट बनाया मैंने बी, गौर से देखना बी, मैंने ए के अंदर एलिमेंट लिखे 1 2 3, बी के अंदर एलिमेंट लिखे ए कॉमा बी। अब मैं अगर इनका क्रॉस बताना चाह रहा हूं तो मैं ऐसे कह सकता हूं, ए का वन का ए में, वन का बी में, टू का ए में, टू का बी में, थ्री का ए में, थ्री का बी में। और एरो कुछ इस तरीके से चलेंगे, आप देख पा रहे हो एरो कुछ इस तरीके से चलेंगे। अरे यही तो कर रहा हूँ, ए का वन में, ए का ए में, वन का ए में, वन का बी में, टू का ए में, टू का बी में, थ्री का ए में, थ्री का बी में। तो क्या ये जो मैंने एरो बना के रिप्रेजेंट किया है, क्या यही एक्चुअल में ए क्रॉस बी है, गौर से देखना, यही तो है ए क्रॉस बी। अगर मैं इनकी डायरेक्शन बदल दूं तो यही क्या हो जाएगा मेरा, बोलो, बी क्रॉस है कि नहीं। अगर मैं एरो की डायरेक्शन बदल दूं तो वो मेरा क्या बन गया, बी क्रॉस ए। तो ये भी एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका हो सकता है, ए क्रॉस बी का और बी क्रॉस ए का। क्या मेरी बात समझ में आई। सबसे पहले मैंने तुमको पढ़ाया सेट, जो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑब्जेक्ट्स होते हैं मैथमेटिक्स की दुनिया में, जिनको हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। हमने उनको नाम दिया 11th क्लास के पहले चैप्टर में कि भाई हम उनको मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में कहेंगे सेट। एक बार हमको सेट पता चलेगा तो हमें पता चला कि इसको रिप्रेजेंट करने के तीन मेथड होते हैं। पहले इसको हम करली ब्रैकेट में लिखते हैं, और करली ब्रैकेट में लिखने के साथ साथ हमें तीन तरीके से लिखने के, चाहे हम रोस्टर फॉर्म को यूज कर सकते हैं, सेट बिल्डर का या वेन डायग्राम का। इसको करने के बाद हम दो सेट का प्रोडक्ट भी कर सकते हैं, वो हमने सीखा प्रोडक्ट कैसे करते हैं। अब इन दो सेटों का प्रोडक्ट करने के बाद जो अगली हेडिंग आती है वो हेडिंग आती है रिलेशन। अगली हेडिंग क्या आती है, रिलेशन की। भाई रिलेशन क्या होता है, तो गौर से देखना रिलेशन क्या होता है। रिलेशन के लिए मैं लिखता हूं, रिलेशन इज नथिंग बट, रिलेशन इज नथिंग बट, इट इज
सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ठीक है या नहीं? ये क्या है? सबसेट है मेरा ए क्रॉस बी का। कि दुनिया में जितने भी रिलेशन है वो कुछ नहीं है, वो कोई दो सेटों के क्या हैं? क्रॉस प्रोडक्ट का सबसेट होते हैं। क्या होते हैं? दो सबसेट। इसका मतलब रिलेशन को अगर मुझे बताना हो तो रिलेशन बताने के लिए क्या पहले मुझे दो सेट डिफाइन करने पड़ेंगे? बोलो भाई, अरे बोलो, है कि नहीं? पहले मुझे दो सेट डिफाइन करने पड़ेंगे। मैंने दो सेट डिफाइन कर दिए, एक 1,2,3। दूसरा सेट दोस्त मैंने डिफाइन किया a, b। अब अगर मैं इन दोनों पे वेस्ट, अगर मैं इन दोनों पर वेस्ट कोई रिलेशन r लिखना चाहता हूँ, कोई रिलेशन नंबर 1 लिखना चाहता हूँ, तो मैं उस रिलेशन को क्या लिखूंगा कि इन दोनों का प्रोडक्ट करने के बाद जो आएगा उसमें से मैं किसी को भी एक सबसेट उठा लाऊंगा। जैसे मैंने एक रिलेशन लिखा इन दोनों के प्रोडक्ट में से 1, a 2, b और मैंने लिखा 3, b। आप लोग गौर से बताओ, ये जो मैंने रिलेशन r1 लिखा है क्या वो इन दोनों सेटों का रिलेशन है? बोलो, अगर तुमसे कोई पूछे क्या ये रिलेशन नीचे लिखा हुआ क्या ये इन्हीं दो सेट का रिलेशन है, ए और बी का? बोलो, है कि नहीं? अरे ये इन्हीं का रिलेशन है। क्यों? क्योंकि ये इन्हीं के क्रॉस का क्या है? इन्हीं के क्रॉस का सबसेट है। अब क्रॉस बनाने के लिए मैंने अभी अभी आपको बताया, आप कायदे में जाइए साइड में, और साइड में जाके इन्हें बना लीजिए कि ये कहिए ये मेरा सेट ए है, ये मेरा सेट बी है। सेट ए के अंदर एलिमेंट क्या है भाई? सेट ए के अंदर एलिमेंट है 1, 2, 3। सेट बी के अंदर एलिमेंट है मेरा ए, बी। अब मुझे क्या करना है? मुझे करना है इनका क्रॉस। तो 1 का ए में, 1 का बी में, एरो बनाओ। 2 का ए में, पूछो 2 का बी में, 3 का ए में और 3 का बी में। अरे यही तो है मेरा ए क्रॉस बी। बोलो, है कि नहीं? अरे बोलो भाई, यही तो है मेरा ए क्रॉस बी। ये रहा मेरा ए क्रॉस बी। अब गौर से देखो, क्या 1, ए इसी क्रॉस का है? हाँ, 1, ए इसी क्रॉस का है। 2, बी इसी क्रॉस का है और 3, बी भी इसी क्रॉस का है। बताओ क्या डाउट है? बोलो। अरे ठीक, ओके। अब ये इसी सेट का रिलेशन है। तो रिलेशन यार क्या है? रिलेशन तो कुछ नहीं है, दो सेटों के मल्टीप्लाई करो। अगर मैं इनका मल्टीप्लाई करता तो पूरा ए क्रॉस भी यही तो निकल के आता मेरा। अभी अभी जो मैंने पीछे निकाला था ऑर्डर्ड पेयर के अंदर 1, ए, याद करो, है कि नहीं? 1, बी, बोलो, है कि नहीं? 1, 2, ए, 2, बी, 3, ए, 3, बी। आप लोग गौर से देखो, क्या इसी के एलिमेंट ही तो उठा के लाया हूँ मैं रिलेशन के अंदर। तो क्या एक ही रिलेशन लिख सकता हूँ? इसमें तो मैं बहुत सारे रिलेशन लिख सकता हूँ। क्या मैं इसके अंदर बहुत सारे रिलेशन लिख सकता हूँ? अरे R1 ऐसे तो बहुत सारे रिलेशन। मैं एक R2 रिलेशन लेके आऊँगा जिसमें मैं लिखूंगा 2, बी और जिसमें मैं उठा के लिख दूंगा 3, ए बस खाली। अरे ये भी तो रिलेशन है इसी का। अरे बोलो, R3 तुम्हारा कुछ भी मन करे, तुम कहो 1, ए 2, ए 3, ए, ये भी इसी का रिलेशन है। ये सब रिलेशन है इसी ए और बी के। तो जब भी मैं रिलेशन बताऊंगा तो क्या मुझे पहले दो सेट तो पता हो कि मैं रिलेशन बता किस पे रहा हूँ, है कि नहीं? तो रिलेशन तो कुछ नहीं है, दो सेटों का मल्टीप्लाई करो। जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो सेट निकल के आए उस सेट का कोई भी एक सबसेट अपने आप में एक रिलेशन है। अपने आप में क्या है दोस्त? एक रिलेशन है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो, आर यू गेटिंग माई थिंग्स प्रॉपरली और नॉट? ठीक, ठीक है, ये हो गया रिलेशन। अब रिलेशन पढ़ाने पढ़ाने बैठूंगा तो पूरा घंटा चला जाएगा। बोलो सर, एक बार ये बता दीजिए कि R1, R2, R3 ये कैसे निकालें? ये कहीं से नहीं निकाले बेटा, इसके किसी सेट के सबसेट निकालने आते हैं तो उसका उठा के कोई भी एलिमेंट ले आओ उसके, वो सब अपने आप में क्या है? सबसेट हैं इसके। अरे है कि नहीं? मैंने क्या, रिलेशन इज नथिंग बट सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो मैंने एक सेट ए डिफाइन किया 1, 2, 3, एक सेट बी डिफाइन किया ए, बी। दोनों का मैंने प्रोडक्ट कराया, जो प्रोडक्ट निकल गया है तुम उनमें से किसी भी एलिमेंट को उठा के लाओ, वो हर एलिमेंट रिलेशन है ए क्रॉस बी का। क्योंकि रिलेशन इज नथिंग बट सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। एक लाइन की डेफिनेशन। ओके सर, ओके। अब रिलेशन में बहुत सारे टाइप होते हैं कि मेरा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, सिमेट्रिक रिलेशन है, या ट्रांजिटिव रिलेशन है, या इक्विवेलेंस रिलेशन है। चार टाइप के रिलेशन होते हैं। डिटेल में जब रिलेशन पढ़ाएंगे तब। आज की डेट में क्या मुझे उन सब की ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं है मुझे उन सब की। मेरा मुद्दा सिर्फ इतना सा था कि मुझे ये समझ में आए कि रिलेशन क्या होता है। तो रिलेशन भैया ये होता है। आगे बढ़ते हैं। अगर मुझे रिलेशन समझ, अभी तो मैं तुम्हें केवल सरफेस टच करा रहा हूँ सबका, ताकि आपकी फाउंडेशन सही रहे। अब जब रिलेशन पढ़ लिया तो अगली हेडिंग आ गई फंक्शन। अगली हेडिंग क्या आ गई दोस्त?
फंक्शन। एक्चुअली में क्या है, मुझ में चाहता तो आपको डायरेक्ट फंक्शन से ही पढ़ा देता, पर अगर मैं फंक्शन से पढ़ाता ना तो आपका बैकग्राउंड वीक रह जाता दोस्त। इसीलिए मैंने चीज़ों को वहाँ से स्टार्ट किया जहाँ से जीरो लेवल से ये चीज़ें सब उठ के आ रही हैं, ताकि आप लोग कनेक्ट कर पाओ कि भैया ने पहले सेट पढ़ाया, सेट को रिप्रेजेंट करना रोस्टर में सिखाया, फिर सेट के अंदर एलिमेंट रख के इन्होंने क्रॉस मारना सिखाया कि भैया प्रोडक्ट कैसे करते हैं। आते आपको भी सारी चीज़ें, पर एक कनेक्टिविटी सिखा रहा हूँ। क्रॉस करने के बाद फिर तुम्हें पता चला अच्छा रिलेशन इन्हीं दो सॉर्टों के क्रॉस से जो निकल के आता है उसका सबसेट होता है। रिलेशन भी समझ में आ गया, रिलेशन ये होता है। अब आता है फंक्शन क्या है, तो फंक्शन के लिए भी मैं एक लाइन लिखता हूँ, फंक्शन इज नथिंग बट इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। फंक्शन इज स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। कि भाई अभी जो आपने रिलेशन पढ़ा था कि रिलेशन क्या होता है, ये उस रिलेशन का भी एक स्पेशल टाइप होता है। उस रिलेशन का भी क्या होता है दोस्त, एक स्पेशल टाइप होता है फंक्शन। कि अगर उस रिलेशन में मैं कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दूं, अगर मैं उस रिलेशन में कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दूं तो वही रिलेशन रिलेशन ना होके मैं क्या बोलूंगा, फंक्शन बोलूंगा। क्या आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हो? अगर मैं उसी रिलेशन के अंदर दोस्त अगर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दूं तो वो जो फाइनली रिस्ट्रिक्शन के बाद जो रिलेशन है उस रिलेशन को मैं फंक्शन कह पाऊँ, तो क्या क्या रिस्ट्रिक्शन लगाऊंगा, गौर से देखना। अगर एक रिलेशन फंक्शन है तो उसके अंदर दो क्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला, गौर से सुनना, क्योंकि रिलेशन है तो ऑब्वियस सी बात है उसके अंदर दो सेट इन्वॉल्व होंगे, हाँ या ना? एक सेट ए होगा, एक सेट बी होगा, बोलो, यस सर। है ना? आगे आगे चल के हम इन्हीं दो सेटों को नाम देंगे डोमेन और कोडोमेन। मैं आपको बहुत जीरो से पढ़ा रहा हूँ, गाइस से सुनना सारी बातें, बिल्कुल जीरो से मैथमेटिक्स लेके आ रहा हूँ आप लोगों के सामने। इन्हीं दो सेटों को आगे चल के आप नाम देते हो डोमेन और कोडोमेन। क्या नाम देते हो, डोमेन और कोडोमेन, अभी बताऊंगा आपको। अगर रिलेशन है तो कोई दो सेट रहे होंगे ए और बी। अब अगर वो रिलेशन फंक्शन है तो पहला है ईच एलिमेंट ऑफ ए, गौर से सुनना, ईच एलिमेंट ऑफ ए, each element of A should be connected with element of B। कि A का हर एलिमेंट B के किसी ना किसी एलिमेंट्स के साथ में कनेक्टेड होना ही चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, टू और मोर देन टू एलिमेंट्स ऑफ A can be connected with single element of single element of B। What vice versa not true। इन्होंने कहा कि दुनिया का कोई भी रिलेशन फंक्शन बन सकता है अगर वो दो क्वालिटी को फॉलो कर ले। पहली क्वालिटी, इन्होंने कहा ईच एलिमेंट ऑफ ए, गौर से देखना, मैंने दो एलिमेंट, दो सेट बनाए ए और बी, जिन पर मैं फंक्शन डिफाइन कर रहा था। एक का नाम मैंने रखा ए, एक का नाम रखा मैंने बी। ए के अंदर मैंने एलिमेंट डाले 1 2 3 4, बी के अंदर मैंने एलिमेंट डाले अपने मन से ए बी सी, और मैंने एक रिलेशन कंस्ट्रक्ट किया। मैंने क्या किया, रिलेशन कहाँ से आएगा, इन दोनों के क्रॉस से। अब उस क्रॉस का कोई भी सबसेट मैं उठा लूँ वो अपने आप में रिलेशन है। मैंने कुछ चुनिंदा सबसेट उठाए, मैंने उठाया ए को कनेक्ट किया ए से, और 2 को भी कनेक्ट किया मैंने ए से, 3 को कनेक्ट किया मैंने बी से, और 4 को भी कनेक्ट किया मैंने बी से। मैंने ये क्या काम किया, आप लोग समझ पा रहे हो? मैंने एक इस क्रॉस का क्या कोई एक सबसेट उठाया, क्या मैंने कोई एक रिलेशन बनाया? गौर से देखो, क्या मैंने रिलेशन बनाया? क्या ये जो मैंने एलिमेंट एरो के साथ में लिखे हैं, अगर मैं इनको फर्दर किसी रिलेशन आर से रिप्रेजेंट करूं तो मेरे कहने का मतलब यही तो है, 1 ए है और क्या है 2 ए है कि नहीं? फिर मेरे कहने का मतलब क्या है, 3 बी है, और फिर मैंने लिखा है 4 बी है। आप लोग गौर से देखो, क्या ये सब ए क्रॉस बी के ही तो सबसेट हैं, है कि नहीं? तो मैंने एक रिलेशन बनाया।
अब जब मैंने इस रिलेशन को कहा कि क्या ये मेरे फंक्शंस की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो फंक्शन की कंडीशन कहती है कि जिस सेट ए का कोई भी सेट का एलिमेंट बी से खाली नहीं रहना चाहिए, हमेशा कनेक्टेड रहना चाहिए। मैंने देखा मेरे ए के 4 एलिमेंट थे और चारों बी से कनेक्टेड थे, क्या पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई? ईच एलिमेंट ऑफ ए शुड बी कनेक्टेड विद एलिमेंट ऑफ बी। बोलो बोलो भाई, क्या पहली कंडीशन सेटिस्फाई हुई फंक्शन की? दूसरी कंडीशन कि टू और मोर देन टू एलिमेंट्स ऑफ ए कैन बी कनेक्टेड विद सिंगल एलिमेंट ऑफ बी। इन्होंने कहा कि ए के कोई भी दो एलिमेंट या दो से ज्यादा एलिमेंट बी के सिंगल एलिमेंट के साथ में कनेक्ट हो सकते हैं, पर कभी भी ए का सिंगल एलिमेंट बी के डबल के साथ में कनेक्ट नहीं हो सकता। ए के डबल बी के सिंगल के साथ में हो जाएंगे, पर ए का सिंगल बी के डबल के साथ में कभी नहीं होगा। मैंने गौर से देखा कि ए के डबल बी के सिंगल के साथ, ए के डबल बी के सिंगल के साथ में कनेक्ट है, बिल्कुल अच्छी बात है, पर उल्टा कनेक्ट है ना? उल्टा कनेक्ट नहीं है, बिल्कुल सही है। ये क्या दोनों कंडीशनों को सेटिस्फाई कर रहा है? बोलो, क्या ये दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है? तो दिस रिलेशन इज नथिंग बट इट इज अ फंक्शन। क्या आप बिल्कुल जीरो से चीजों को समझ पाए? अब मुझे बताओ, अब फाइनली मैं तुम्हें समझा पाया कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन ये होता है, क्या जब भी मैं बात फंक्शन की करूंगा क्या उसमें दो सेट इन्वॉल्व होंगे हमेशा, ए और बी? आगे चल के हम स्मार्ट लैंग्वेज में इसी ए को कह देते हैं फंक्शन का डोमेन और इसी बी को कह देते हैं उसका कोडोमेन। क्या मेरी बात पकड़ पा रहे हो? फिर बी के वो एलिमेंट जो ए के साथ में कनेक्टेड होते हैं उन्हीं को हम लोग नाम दे देते हैं रेंज। तो ये तीन वर्ड आपने बहुत सुने होंगे, डोमेन, कोडोमेन और रेंज। बोलो यस सर। ठीक। यही आगे चल के इसी को मैं नाम दूंगा, क्या क्या नाम दूंगा इसी को मैं? डोमेन। अरे बोलो भाई, इसी को आगे चल के मैं नाम क्या दूंगा? कोडोमेन। कोडो ना ना ना, गौर से सुनो, 1 मिनट शांति से सुनना, कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। बी के सारे एलिमेंट, सेट बी के सारे एलिमेंट कोडोमेन बोले जाते हैं, पर सेट बी के वो एलिमेंट जो ए के साथ में कनेक्टेड हैं उनको मैं क्या बोलता हूँ? रेंज। उनको मैं क्या बोलता हूँ? रेंज। सेट बी के वो एलिमेंट जो ए के साथ कनेक्टेड है वो मेरे रेंज है, बाकी सेट बी के टोटल एलिमेंट मेरे क्या हैं? कोडोमेन। और सेट ए के टोटल एलिमेंट क्या है? मेरे डोमेन। क्या ये चीजें क्लियर हैं आप लोगों को? मुझे बताओ, फंक्शन तभी फंक्शन है जब ए के सारे एलिमेंट कनेक्टेड हो बी से, और बी के साथ साथ ए के दो एलिमेंट बी के सिंगल के साथ में कनेक्ट हो सकते हैं, पर ए का सिंगल बी के डबल के साथ में कनेक्ट नहीं होगा। क्या आप लोग यहां तक मेरी बातें समझ पाए? तो जब भी हम किसी भी फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन एक तरीका और है, गौर से देखना, ये बहुत फेमस तरीका है रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन, हम कुछ इस तरीके से फंक्शन को रिप्रेजेंट करता हूं मैं कहता हूं फंक्शन है सच दैट ए से बी में। कुछ इस तरीके का एरो आपने लगा देखा होगा जब भी आप जेईई मेन जेईई एडवांस के क्वेश्चंस को देखते हो, है कि नहीं? ऐसे तो लिखा होता है फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। अब ये कहता है कि एक फंक्शन है मेरा जो ए से बी में है, तो यहाँ पे जो ए होता है दोस्त, यहाँ पे जो ए होता है इसको हम लोग पढ़ते हैं डोमेन। ये क्या है? फंक्शन का डोमेन। और ये जो बी है दोस्त, ये है फंक्शन का कोडोमेन। ये फंक्शन का क्या है? कोडोमेन। हमेशा याद रखना, जब भी ऐसे लिखा हुआ है, जो ए लिखा हुआ है वो आपका डोमेन है और जो बी लिखा हुआ है वो आपका कोडोमेन है। क्या मेरी बात क्लियर है? बोलो ठीक। अगर तुम समझ गए कि फंक्शन ये होते हैं, तो अगली हेडिंग में तुम्हें समझना पड़ेगा टाइप ऑफ फंक्शन। अगली हेडिंग में क्या समझना पड़ेगा दोस्त तुमको? टाइप ऑफ फंक्शन। अब आप वहां तक पहुंचे जहां तक मैं आपको ले जाना चाह रहा था कि भाई टाइप ऑफ फंक्शन क्या होता है। तो फंक्शंस के टाइप देखना, फंक्शन बहुत सारे टाइप के होते हैं। सबसे पहला टाइप होता है फंक्शन का, लिखते जाना एक एक करके। सबसे पहला टाइप होता है फंक्शन का 1-1 फंक्शन। कैसा फंक्शन? 1-1। अब सब फंक्शन है पर कैसा है? 1-1। दूसरा फंक्शन मैंने आपसे कहा मैनी वन। तीसरा फंक्शन मैंने आपसे कहा इनटू फंक्शन, इनके नाम होते हैं ये। चौथा मैंने आपसे कहा ऑन टू फंक्शन, ठीक है। फिर अगला मैंने लिखा 1-1, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1-1 ऑन टू। फिर मैंने इसी में लिखा 1-1 इनटू। फिर मैंने अगला लिखा मैनी वन ऑन टू।
और फिर दोस्त लिखा मैंने मैनी वन इनटू। इतने टाइप के आपके क्या हैं दोस्त फंक्शन है, बस है कुछ नहीं, वही है वन वन क्या है, मैनी वन क्या है, इनटू क्या है, ऑन टू समझ जाऊं तो फिर मैं इनमें से दो दो को क्लब करूंगा तो वही हो जाएगा। कुछ नहीं है, बच्चों का खेल है पूरा का पूरा। और वन वन फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिसमें ए का एक एलिमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बी के एक एलिमेंट के साथ में कनेक्टेड रहता है, बी के एक एलिमेंट के साथ में कनेक्टेड रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात। ए का एक एलिमेंट सिंगल, बी के सिंगल के साथ में, पहली तो वो फंक्शन की कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, दूसरा ऐसा कभी नहीं होगा कि ए के दो एलिमेंट बी के सिंगल के साथ में कनेक्टेड हो जाए, हमेशा कुछ इस तरीके का रूल फॉलो करेंगे, 1 2 3 ए बी सी डी। आप गौर से देखना, अब मैं इनको कनेक्ट कर रहा हूँ, आप लोग गौर से देखना, मैंने इनको कनेक्ट किया किस तरीके से, ए को कनेक्ट किया मैंने ए से, 2 को कनेक्ट किया मैंने बी से, और 3 को कनेक्ट किया मैंने सी से। मैंने आपसे पूछा क्या ये फंक्शन है, बिल्कुल फंक्शन कहता है कि ए का हर एलिमेंट बी के साथ में कनेक्टेड होना चाहिए, ए का हर एलिमेंट बी के साथ में कनेक्टेड है। दूसरा, ए के कोई भी दो एलिमेंट अगर चाहे तो बी के सिंगल के साथ में कनेक्ट हो सकते हैं। मैंने कहा इन्होंने चाहा ही नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, पर क्या ए के सारे एलिमेंट बी के सारे एलिमेंटों के साथ, बी के एलिमेंटों के साथ कनेक्ट है, ए में कोई खाली तो नहीं है, बी में खाली रह जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, बी में खाली रह जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, बस खाली ए में नहीं रहना चाहिए। आप गौर से देखना, ये फंक्शन था, पर इसकी एक स्पेशलिटी और थी कि इसमें ए का हर एलिमेंट सिंगली बी के साथ में कनेक्टेड था, तो सिंगल कनेक्टेड था, तो इस फंक्शन का नाम रख दिया मैंने वन वन। अगर ऐसा हो जाता, अगर दोस्त ऐसा हो जाता कि ए के कोई भी दो एलिमेंट बी के सिंगल के साथ कनेक्ट हो जाते तो यही फंक्शन मेरा कैसा हो जाता, मैनी वन। कैसा फंक्शन हो जाता ये मेरा, बोलो भाई, कैसा हो जाता है ये फंक्शन मेरा, मैनी वन। मैनी वन कब, जब ए का ए इसके साथ में भी कनेक्टेड है, 2 का इसके साथ में भी कनेक्टेड है, 3 ए का कोई खाली नहीं है, फंक्शन है, बिल्कुल सही है। ए के दो बी के साथ में कनेक्ट हो सकते हैं, फंक्शन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, साथ के साथ ए के दो बी के सिंगल के साथ है, तो ये फंक्शन किस कैटेगरी में आ गया मेरा, मैनी वन की कैटेगरी में आ गया। अगर मैं आपसे इनटू की बात करूं तो इनटू किस फंक्शन को कहते हैं, गौर से देखना, ए बी दो मेरे सेट हैं, अब मैं इन पे फंक्शन बना रहा हूँ, अब मैं इन पे क्या कर रहा हूँ, फंक्शन बना रहा हूँ, मैं फंक्शन में लिख रहा हूँ 1 2 3, इधर मैं लिख रहा हूँ ए बी सी और डी। गौर से देखना मैंने क्या लिख दिया, ए बी सी डी। अब मैंने इन पे रिलेशन कंस्ट्रक्ट किया, फंक्शन कंस्ट्रक्ट किया 1 2, और मैंने कुछ ऐसे करके बना दिया। मैंने एक चीज़ गौर से देखी, ये वो फंक्शन है जिस फंक्शन का कोडोमेन क्या है, ए बी सी डी। अब तुमसे कोई कहे कि इनटू फंक्शन क्या होता है, तो इनटू फंक्शन के नीचे ही ब्रैकेट में बस इतना लिख देना, कोडोमेन डज नॉट इक्वल टू रेंज। ऐसे फंक्शन जिनका कोडोमेन और रेंज कभी बराबर नहीं होते उनको हम लोग नाम दे देते हैं इनटू फंक्शन। क्या नाम दे देते हैं दोस्त उनको, इनटू फंक्शन। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो आप लोग, इसको मैं क्या नाम दूंगा, इनटू फंक्शन। क्यों, अगर मैं गौर से देखूं तो बी का कोडोमेन क्या है, ए बी सी डी, पर रेंज क्या है मेरा ए कॉमा बी, तो ना तो रेंज बराबर हुई कोडोमेन के। क्यों, आप इस फंक्शन के नीचे लिख सकते हो इस फंक्शन की रेंज क्या है दोस्त, इस फंक्शन की रेंज है ए कॉमा बी, है कि नहीं। और जबकि मैं इस फंक्शन के कोडोमेन की बात करूं तो कोडोमेन क्या है, अरे बोलो भाई, कोडोमेन है इसका ए बी सी डी, है कि नहीं। अरे सारे एलिमेंट इसके क्या है, कोडोमेन का मतलब क्या होता है, सेट बी के सारे एलिमेंट। तो क्या देखो, क्या दोनों बराबर है, नहीं, तो ये क्या हो गया, इनटू फंक्शन। अगर तुमसे कोई कहे कि ऑन टू फंक्शन क्या होता है, तो ऑन टू फंक्शन में लिखना, ऑन टू फंक्शन में लिखना कि कोडोमेन बराबर, कोडोमेन बराबर क्या दोस्त, रेंज के। अगर मेरा कोडोमेन रेंज के बराबर हो जाए तो वही फंक्शन मेरा कैसा हो जाता है, ऑन टू फंक्शन। क्या आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही हैं, अगर कोडोमेन बराबर हो जाए किसके, रेंज के। ठीक, अब रेंज के बराबर करना है तो आप उसको दो सेट बना के आराम से बराबर कर सकते हो, एक सेट ये, एक सेट ये। एक सेट में अपने मन से कुछ भी लिख दो, 1 2 3, इधर लिख दो ए कॉमा बी, एक इससे कनेक्ट करो, एक इससे कनेक्ट करो, एक इससे कनेक्ट करो। आप लोग देख लो, जो रेंज है वही कोडोमेन है कि नहीं। तो कैसा फंक्शन हो गया मेरा, ऑन टू फंक्शन हो गया। क्या समझ में आ रही है सारी बातें, रेंज किसके बराबर हो गई, कोडोमेन के बराबर हो गई, ठीक है। सो के ज्वाइन करते हैं लोग। चलो अब यार इन्हीं को क्लब कर दो, ऐसा कोई भी फंक्शन जो 1 1 की कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा हो और ऑन टू की भी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो, उस फंक्शन को मैं क्या नाम दूंगा, 1 1 और ऑन टू, है कि नहीं। जो 1 1 की भी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो और ऑन टू की भी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो, बोलो भाई, उसी को मैं क्या नाम दूंगा, 1 1 और ऑन टू। आप लोग गौर से देखो, ए का हर एलिमेंट सिंगली कनेक्टेड है, 1 1 भी है, जो इसका रेंज है वही इसका कोडोमेन है। क्या ये 1 1 ऑन टू का एग्जाम्पल हो गया, बोलो, है कि नहीं। अगर मुझसे कहे कोई 1 1 और इनटू का एग्जाम्पल कर दो, तो इनटू क्या होता है, जिसमें रेंज बराबर ना हो किसके, कोडोमेन के, है कि नहीं।
तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, 1 2 3 ABCD। अब 1 1 तो है, मैंने क्या कहा, 1 1 तो है पर ऑन टू नहीं है। क्यों? क्योंकि कोडोमेन बराबर नहीं है किसके, रेंज के। तो किस में हो गया, 1 1 इन 2 में हो गया। क्या आप मेरी बातें समझ पा रहे हो सब लोग? बताओ मुझे। यस सर, क्लियर है। क्लियर है, छोटी छोटी सी बातें। अगर मैं आपसे कहता मैनी 1 इन 2 है कि नहीं, मैंने कहा मैनी 1 ऑन 2 बताओ, तो मैनी 1 ऑन 2 में कौन सी बड़ी बात है, मैं लिख देता 1 2 3, इधर लिख देता A और B और मैं कनेक्ट कर देता इस तरीके से। लो, मैनी 1 भी है और ऑन 2 भी है। अगर मैं यहीं पे लिख देता 1 2 3 और इधर लिख देता ABCD, ए का इसके साथ में कनेक्ट कर दिया, इसको भी इसके साथ में कनेक्ट कर दिया, इसको भी इसके साथ में कनेक्ट कर दिया, तो मैनी 1 है, साथ के साथ में इनटू भी है, क्योंकि रेंज बराबर नहीं है किसके, कोडोमेन के। यहाँ पे रेंज बराबर है कोडोमेन के, मैनी 1 भी है। तो क्या इस तरीके से आप फंक्शन का बाइफर्केशन समझ में आ रहा है आप लोगों को? सिंपल बाइफर्केशन है फंक्शन का। मैनी 1 और इनटू में मतलब अंतर नहीं, एक ही जैसा दिख रहा है, मैनी 1 कैसे कैसे दोस्त, ऐसा थोड़ी नहीं है कि मैनी 1 और इनटू एक हो जाएगा। अब अगर मैं इस मैनी 1 में से अगर सी को उड़ा दूं तो क्या ये तुमने एक समझ लिया? बोलो। लो, अरे यार, तो चीज़ों को इस तरीके से डिफ्रेंशिएट करोगे तुम, हैं? बताओ मुझे। इस तरीके से थोड़ी नहीं डिफ्रेंशिएट करोगे तुम, इस तरीके से करोगे जिस तरीके से सिखा रहा हूँ मैं। लो, अब ये फंक्शन मैनी 1 है। अरे मैनी 1 एक अलग तरीका है, इनटू एक अलग तरीका है। इनटू का मतलब है रेंज बस बराबर ना हो किसके, कोडोमेन के। वो 1 1 में भी हो सकती है कि नहीं? इनटू तो मेरा 1 1 के अंदर भी हो सकता है, मैंने लिखा नहीं है 1 1 इनटू। तो मैनी 1 और इनटू एक बात कहाँ से हो गई? भैया हम्म ये 1 1 इनटू में और सिर्फ 1 1 में क्या डिफरेंस? 1 1 इनटू में और 1 1 में बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्या ये फंक्शन मेरा 1 1 है? बोलो, अरे बोलो भाई। और यस सर। क्या ये फंक्शन मेरा ऑन टू है, इन टू है? यस सर, देखना। इनटू है। अरे तो यार चीजों को समझो ना, ये 1 1 भी है और इनटू भी है कि नहीं? अगर मैं तुमसे कहता, गौर से देखना, अगर मैं तुमसे कहता क्या ये फंक्शन मेरा इनटू है, यस सर, ये इनटू है, तो क्या आप लोग समझ पा रहे हो? आप ऐसा तो नहीं कि 1 1 को इनटू को एक समझ रहे हो। हम्म ये अलग अलग नो कॉन्सेप्ट है सर, दोस्त। सर क्लियर है। जो इनटू है वो 1 1 नहीं है कि नहीं? अब ये मैन इवन हो गया। आप पकड़ पा रहे हो या नहीं पकड़ पा रहे हो भैया? इनटू और ऑन टू का केवल एक ही मतलब है, जिसमें रेंज बराबर हो जाए कोडोमेन के, वो मेरा क्या हो गया, ऑन टू। और जिसमें रेंज बराबर ना हो कोडोमेन के, वो मेरा क्या हो गया, इनटू। क्या आपको बिल्कुल बैकग्राउंड पे चीजें पता है सारी की सारी? बोलो। यस सर, अब समझ में आया कि भैया 1 1 क्या होता है और ऑन टू क्या होता है, क्योंकि मैंने पहली ही हेडिंग लिखी। माइक बंद करो। मैंने जब चैप्टर स्टार्ट किया तो मैंने चैप्टर की स्टार्टिंग में लिखा कि इनवर्स इज ओनली डिफाइंड फॉर दोज फंक्शंस विच आर 1 1 एंड ऑन टू। अब मुझे समझ में आया कि फंक्शंस तो बहुत सारे होते हैं, 1 1 मैनी 1 इनटू ऑन टू, पर मैं केवल उन्हीं फंक्शंस का इन्वर्स बता सकता हूँ, दोज आर 1 1 एंड ऑन टू। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 1 एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑन टू? क्या आपको प्रॉपर समझ में आई सारी बातें? अब आप चीज़ों को समझने के लायक हुए कि अच्छा भाई ये सिलसिला चल रहा है, हम केवल उन्हीं फंक्शंस का इन्वर्स बता सकते हैं जो फंक्शन मेरे 1 1 हो और ऑन टू हो। क्या मेरी बातें समझ में आ रही हैं आप लोगों को? ये फंक्शंस का क्लासिफिकेशन हो गया। चलो भाई, हम केवल उन्हीं फंक्शंस का इन्वर्स बता सकते हैं जो फंक्शंस मेरे कैसे हों, 1 1 और ऑन टू। अब मैं इन्वर्स किसका बताने चला दोस्त, बताओ मुझे। अब मैं इन्वर्स किसका बताने चला? मैं इन्वर्स बताने चला। अब मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ, आप सर्च करके बताना कि कौन कौन से फंक्शन है। राइट डाउन फंक्शन नेचर। फंक्शन का नेचर बताओ भाई, कैसे फंक्शन है, 1 1 है, इनटू है, ऑन टू है, कैसे हैं? ठीक, सबसे पहला मैंने लिया, सबसे पहला फंक्शन y बराबर एक्स। दूसरा मैंने लिया, ओहो, सबसे पहला मैंने लिया y बराबर एक्स, y बराबर एक्स पहला। दूसरा मैंने लिया y बराबर एक्स स्क्वायर। तीसरा मैंने लिया y बराबर एक्स क्यूब। चौथा फंक्शन मैंने लिया y बराबर ई की पावर एक्स। पांचवा फंक्शन लिया y बराबर लॉग एक्स। छठा फंक्शन लिया मैंने y बराबर साइन एक्स। और सातवां y बराबर कॉस एक्स।
8वां y बराबर 10x, ठीक। और इसी तरीके से डॉट 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 सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नीचे, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मैंने आपसे पूछा इनमें आप फंक्शंस का नेचर बताओ, इनमें कौन फंक्शन वन वन है, कौन मैनी वन है, सारी बातें बताओ। बस आप मुझे बता दो कौन वन वन है और कौन मैनी वन है, बस इतना। मैं केवल कितना नेचर पूछना चाह रहा हूँ, मैं केवल इतना नेचर आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ कि कौन सा मेरा वन वन है, मैनी वन है, बस। आई वॉन्ट ओनली इंटरेस्टेड टू नो विच इज़ वन वन एंड विच इज़ मैनी वन, ये बताना है आप लोगों को बस। बोलो, ये चीज़ आप लोगों को ये चीज़ बस आप लोगों को बतानी है। कौन बताएगा? पहला वन वन, सर दूसरा भी वन वन है। दूसरा भी वन वन, ये तीसरा भी वन वन है। तीसरा भी वन वन, और आपको पता ही नहीं है कौन वन वन है कौन मैनी वन है। आ जाओ, देखो मैं लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ कायदे में दिस इज वन वन मैनी वन। अभी आपको दिखाऊंगा वन 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 और सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैनी वन। कैसे पता चला? अरे वन वन का मतलब क्या, एक इनपुट पर एक ही तो आउटपुट मिलना चाहिए। अरे बोलो भाई, एक इनपुट पर एक आउटपुट मिलना चाहिए। अच्छा जी, जो मैंने वैल्यू रखी वो दोबारा नहीं आनी चाहिए। मैंने कहा ठीक है, मैं इस y बराबर एक्स स्क्वायर को x वाले इनपुट को एक इसमें ले लूँ और y वाले इनपुट को इसमें ले लूँ। अरे बोलो भाई, x ये रहा, y ये रहा। अब आप गौर से देखना, मैंने x को इसके अंदर डाला 1, जब मैंने x को 1 डाला तो y बराबर एक्स स्क्वायर, मुझे y भी मिला 1। जब मैंने x को डाला -1, मुझे तब भी y मिला 1। अरे बोलो भाई, तो क्या 1 पर भी 1 दे रहा है और -1 पर भी 1 दे रहा है? गौर से देखना, क्या ये फंक्शन वन वन है? अरे मैंने क्या कहा, इस फंक्शन का डोमेन हमेशा सेट ए होता है, इस फंक्शन का कोडोमेन हमेशा सेट बी होता है। अरे यही तो मैंने बताया, यही को स्मार्ट लैंग्वेज में आगे चल के उसको हिडन कर दिया कि भाई इसका जो डोमेन वाला पार्ट है वो यही तो है। अगर मैं इसके अंदर 2 डालता, गौर से देखो, अगर मैं इसके डोमेन में 2 डालता तो मुझे y4 मिलता, और मैं माइनस का 2 डालता मुझे तब भी y4 मिलता। आप गौर से देखना, क्या ये फंक्शन वन वन हुआ? क्या क्या पकड़ना सीखे आप? और दूसरी बात, इनके ग्राफ भी तो बताते हैं। अब मैं आपको एक एक करके सारे ग्राफ बना रहा हूँ, देखो छोटे छोटे करके। सबसे पहला ग्राफ है y बराबर x का, कैसा बनता है? ऐसा। बोलो, यही तो ग्राफ बनता है इसका, ये लाइन y बराबर x की। बोलो, है कि नहीं? तो जो एक बार y मिला वो लौट के कभी नहीं मिला फिर दोबारा। दूसरा है y बराबर एक्स स्क्वायर का। अरे बोलो भाई, दूसरा ग्राफ किसका है? y बराबर एक्स स्क्वायर का। अब y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है आप लोग जानते हो? कुछ इस तरीके का। अब आप लोग गौर से देखो, तो जो वैल्यू मुझे यहाँ -1 पे मिल रही है वही सेम वैल्यू मुझे +1 पर भी तो मिल रही है कि नहीं? तो आप लोग गौर से देखो, ये तो हो गया मैनी वन। हो गया या नहीं हो गया मैनी वन? अरे समझ पा रहे हो? y बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक। अगला ग्राफ है y बराबर एक्स क्यूब। अरे ग्राफों का अभी मैं आपको ग्राफ भी पढ़ाऊंगा दोस्त, पर इतने छोटे छोटे कर। y बराबर एक्स क्यूब का ग्राफ कुछ ऐसे होता है, ऐसे चलता हुआ आता है ऊपर से। ग्राफ के लेक्चर लगाऊंगा मैं आप लोगों को, टेंशन मत लेना। y बराबर एक्स क्यूब, अगर मैं कहूँ आपसे कि ये भी वन वन है, गौर से देखो, y बराबर e की पावर x, तो यार e की पावर x का ग्राफ कैसा होता है? e की पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, कहाँ से चलता है? कभी भी जीरो नहीं होता, जीरो से ऐसे करके उठता हुआ चलता है। ये चलिए y बराबर e की पावर x का ग्राफ, ये किसका ग्राफ हो गया? e की पावर x का। अब आप गौर से देखना, e की पावर x का ग्राफ ऐसे ही ग्राफ होता है ln x का। ln x का ग्राफ, क्योंकि e की पावर x और ln x दोनों एक दूसरे के इन्वर्टेबल फंक्शन है, अभी बताऊंगा। ये हो गया तुम्हारा ln x का ग्राफ। ये पांचों ग्राफ आपको समझ में आए, एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यू, ई की पावर एक्स और ln x, ये सब के ग्राफ ऐसे होते हैं, ऐसे नेचर के होते हैं। बोलो,
इनका नेचर है। अब इनके नेचर में मुझे केवल एक्स स्क्वायर वाला ही ग्राफ दिखा जिसके हमें दो वाई मिल रही हैं, दो अलग सेम वाई मिल रही है दो अलग अलग एक्स पे। तो भैया इनपुट तो अलग अलग है पर आउटपुट सेम है, यही तो मेरा फंक्शन है मैनी वन। क्या आप लोग समझ पाए कौन सा वन वन है कौन सा मैनी वन? जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को बना लो, आप गौर से देखना, अगर मैं साइन एक्स का भी ग्राफ बनाऊं तो ये तो मैनी वन फंक्शन है भाई। जिन्हें कितने एक्स ऐसे हैं जिन पर सेम वाई मिल रहा है, मुझे गौर से देखना है कि नहीं, कितने एक्स ऐसे हैं जिन पे मुझे सेम वाई मिल रहा है। वही 90 डिग्री पे वन दे रहा है, वही मुझे 3π/2 पे भी तो वन ही दे रहा है। बोलो, अरे बोलो भाई, 5π/2 पे भी वन दे रहा है मुझे। यस सर। तो कितने ऐसे एक्स सेम हैं? मतलब क्या है कि जो मैं यहाँ पे इनपुट डाल रहा हूँ, अगर उस इनपुट को डालने के बाद जो मुझे वाई मिला, फिर दोबारा मेरे पास कोई ऐसा इनपुट ही ना हो जिससे डालने पे वो सेम वाई मिल जाए, वो फंक्शन हो गए मेरे वन वन। अगर ऐसा दूसरा इनपुट मिल गया जिसपे वाई दोबारा से मुझे सेम मिल गया, वो फंक्शन हो गए मेरे मैनी वन। क्या आपको मेरी बातें समझ में आई? तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे वो सारे के सारे कैसे हैं? मैनी वन। अब मुद्दा यार बड़ा गंभीर बना कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब मैनी वन थे तो फिर हम ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स कैसे पढ़ रहे हैं? क्योंकि इनवर्स की हेडिंग तो मैंने पहले ही पढ़ी, इनवर्स इज ओनली डिफाइंड फॉर दोज फंक्शन विच आर वन वन एंड ऑन टू। मेरा तो वन वन ही नहीं है, ऑन टू तो बहुत दूर की बात है, मेरा तो वन वन ही नहीं है, फिर मैं इनवर्स कहाँ से बता रहा हूँ इनके भाई? मैं उस फंक्शन का इनवर्स आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ जो फंक्शन ही वन वन नहीं है। क्या साइन एक्स कोई वन वन फंक्शन है? आप मुझे बताओ। ये साइन एक्स तो नहीं है वन वन। फिर इनवर्स साइन एक्स तो एक मैनी वन फंक्शन है, और जब ये एक मैनी वन फंक्शन है यार, तो मैं इसका इनवर्स कैसे बता रहा हूँ? हाउ? क्योंकि इनवर्स तो डिफाइन ही वन वन के लिए है। ये होता है जब आप जीरो से चीज़ों को पढ़ते हो, तभी तो आप क्वेश्चन जनरेट करोगे। जब आपको आज तक वन वन और ऑन टू और मैनी वन ही नहीं पता होगा तो आप तो इनवर्स पढ़ के लोगे, सवाल भी निकाल दोगे, पर कल को आपसे कोई पूछ ले कि भाई ये तो वन वन ही नहीं था, आपने इनवर्स कहाँ से पढ़ लिया, तो आपके पास में कोई जवाब नहीं होगा जब तक आपको पीछे की चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। मैं आपको बताता हूँ इसका रीज़न क्या है। y बराबर साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं। चलो, जब मैं y बराबर साइन एक्स का ग्राफ बनाता हूँ तो मुझे क्लियरली नज़र आता है कि ये फंक्शन कभी वन वन था ही नहीं। क्या ये फंक्शन कभी वन वन था? अगर मैं इसका ग्राफ बना रहा हूँ तो मुझको पता है ये फंक्शंस तो वन वन ही नहीं है भाई, है कि नहीं? ये फंक्शंस तो मेरा वन वन ही नहीं है, और जब ये मेरा वन वन नहीं है तो मैं इसका इन्वर्स बता नहीं सकता, मैं इसका इन्वर्स बता नहीं सकता। हमेशा याद रखना, मैं इसका इन्वर्स नहीं बता सकता क्योंकि ये वो फंक्शन है y बराबर साइन एक्स। अगर मैं इस फंक्शन का डोमेन लिखूं तो डोमेन क्या है साइन एक्स का? x बिलोंग्स टू r। अरे बोलो भाई। और अगर मैं इसकी रेंज लिखूं तो रेंज क्या है? y बिलोंग्स टू -1 से 1। -1 to 1। मैंने कहा यार ये मेरा y बराबर साइन एक्स है। अब मुझे पता चला कि ये तो मेरा वन वन ही नहीं है। मैंने पता क्या काम किया, मैंने कहा ये पूरे डोमेन में तो भाई वन वन नहीं है, क्यों ना मैं इस फंक्शन को रीडिफाइन कर लूँ। मैं इस फंक्शन को क्या कर रहा हूँ, y बराबर साइन एक्स को, इसका इन्वर्स जानने के चक्कर में मैं इस y बराबर साइन एक्स को रीडिफाइन कर रहा हूँ। दोबारा से क्या कर रहा हूँ? रीडिफाइन। अब भी मैं इंटरेस्टेड हूँ y बराबर साइन एक्स में ही, पर अब मैंने इसका सब बदल दिया। मैंने कहा ये वो y बराबर साइन एक्स है जिसका x बिलोंग करेगा -π/2 to π/2। मैं खुद कह रहा हूँ, मैं अब अपनी तरफ से फंक्शन डिसाइड कर रहा हूँ, और मैं कह रहा हूँ इसकी जो रेंज है वो है -1 से 1। इसका मतलब मैं खुद अपने आप में y बराबर साइन एक्स एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ जो फंक्शन -π/2 to π/2 ले रहा हूँ, जिसका मैंने डोमेन बनाया और उसी फंक्शन का मैंने कोडोमेन भी बनाया। बोलो भाई। अब इतने डोमेन और इतने कोडोमेन में आप इस फंक्शन को चेक करके देखो, क्या ये फंक्शन वन वन ही है? π/2 और -π/2। आप गौर से देखो, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का ग्राफ अगर एनालाइज करूँ तो जो वैल्यू मुझे एक बार मिलेगी वो वैल्यू मुझे y की लौट के कभी मिली ही नहीं, है कि नहीं? क्या मुझे वो y की वैल्यू कभी लौट के मिली? नहीं मिली। इसका मतलब इतने डोमेन में साइन एक्स मेरा वन वन भी है। अरे बोलो भाई, वन वन है या नहीं? अगर मैं केवल -π/2 टू +π/2 के बीच में अगर मैं चेक करने जाऊं साइन एक्स को, तो क्या मेरा यही साइन एक्स वन वन हो गया? बोलो। यस सर। बहुत समझदारी वाली बात कि अगर मैं इतने डोमेन में ही चेक करने जाऊं, अगर मैं इतने डोमेन में ही चेक करने जाऊं तो इतने डोमेन में ये फंक्शन मेरा दोनों कंडीशनों को सेटिस्फाई कर रहा है। इतने डोमेन में ये मेरा फंक्शन वन वन भी है, गौर से देखो आप, और इतने ही में ये ऑन टू भी है। कैसा है ऑन टू? मैंने इसको कितने में डिफाइन किया? गौर से देखना, मैंने केवल इसे इतने में डिफाइन कर दिया। मैंने इसको डिफाइन किया केवल इतने में। ये देखो ग्राफ है इसका,
ये क्या है इसका ग्राफ, बोलो है कि नहीं? अरे यही तो ग्राफ है। यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे कितना है, ये पाई/2, और ये कितना बेटा माइनस का पाई/2। मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है, 1 तक। नीचे मिनिमम कहाँ तक जा रहा है, -1 तक। आप लोग गौर से देखना, अगर मैं साइन एक्स को इतने में डिफाइन कर रहा हूँ तो ये 1 भी है और ऑन टू भी है। क्या आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं? यस सर। क्लियर है? यस सर। अब अगर ये 1 और ऑन टू है तो क्या अब मैं इसका इन्वर्स बता सकता हूँ? आप बता देते हैं। अब इसका इन्वर्स बता सकता हूँ। तो आप जो इन्वर्स बताने जा रहे हो y बराबर साइन एक्स का, आप वहाँ पर मेंशन करोगे ये सारी बातें कि हम इन्वर्स निकालने जा रहे हैं। क्या निकालने जा रहे हैं दोस्त? इन्वर्स किसका? y बराबर साइन एक्स का, जिसका जो x है वो बिलोंग करता है -π/2 टू π/2 के लिए, और जिसका y जो बिलोंग करता है वो बिलोंग करता है -1 से 1। बोलो हाँ या ना? यस सर। अब ये साइन एक्स इन्वर्टेबल फंक्शन हुआ या नहीं हुआ, बताओ मुझे। अब आप लोग मुझे बताओगे क्या इस डोमेन में, इस कोडोमेन में ये फंक्शन मेरा इन्वर्टेबल है या नहीं? यस सर, इनवर्टेबल है। 1 यस और सर। अब मैं आपको ट्रैक तक लेके आया कि हाँ भाई अब हम इन्वर्स निकालने के लायक हो गए। सबसे पहली बात मुझे पता चला था मेरा साइन एक्स ना तो 1 था ना ऑन टू था। मैंने कहा ठीक, मैं इसे खुद बनाऊंगा। इसके लिए मैं फंक्शन को क्या करता हूँ, रीडिफाइन करता हूँ। वो फंक्शन जो मैनी था, अगर मैं चाहूँ तो क्या उसे 1 बना सकता हूँ? बिल्कुल। क्या चेंज कर दूँ उसका? डोमेन चेंज कर दूँ। क्या चेंज कर दूँ उसका? कोडोमेन चेंज कर दूँ। मैं अपनी तरफ से एक फंक्शन को केवल उतने जोन में एनालाइज करना चाहता हूँ जितने जोन में वो 1 और ऑन टू की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। अगर वो उतने जोन में 1 और ऑन टू की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो मैं देखना चाहता हूँ कि इसका इन्वर्स क्या निकल के आएगा। ठीक, अब मैं इंटरेस्टेड हूँ कि इन्वर्स क्या निकल के आएगा। तो जहां पर भी मैंने 2 लाइन लिखी थी कि इन्वर्स इज ओनली डिफाइंड फॉर दोज फंक्शन विच आर 1 एंड ऑन टू, तो अब आपको इन्वर्स की कुछ स्पेशलिटी भी पता होनी चाहिए यार, कि मुझे पता है 1 एंड ऑन टू। ग्राफ ऑफ इनवर्स फंक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गौर से लिखना यहाँ पे। ग्राफ ऑफ इनवर्स फंक्शन ऑलवेज, इनवर्स फंक्शन ऑलवेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलवेज मिरर इमेज अबाउट y बराबर x लाइन। कि जब भी आपने किसी फंक्शन का इन्वर्स निकाला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी आपने किसी भी फंक्शन का इन्वर्स निकाला, इन्वर्स निकलने के बाद जो उस फंक्शन का ग्राफ आएगा, वो जिस फंक्शन का इन्वर्स निकाला ना उसके अगर y बराबर x की लाइन ड्रॉ कर दो तो उसके अबाउट वो मिरर इमेज निकल के आता है। उसके अबाउट कैसा निकल के आता है? मिरर इमेज निकल के आता है वो ग्राफ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कि जिस फंक्शन का मैंने इन्वर्स निकाला है, अगर उस फंक्शन का अगर मैं मिरर इमेज के, अगर y बराबर x के अबाउट मिरर इमेज कर दूं तो जो ग्राफ निकल के आएगा वो मेरा किसका ग्राफ निकल के आएगा? इन्वर्स का। दूसरा स्टेटमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरी लाइन, इनवर्स फंक्शन में ड्यूरिंग इनवर्स, ड्यूरिंग फाइंडिंग इनवर्स, डोमेन और रेंज आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। डोमेन और रेंज आपस में दोस्त क्या हो जाते हैं? इंटरचेंज हो जाते हैं। जो मेरे ओरिजिनल फंक्शन का डोमेन था वो इनवर्स फंक्शन की रेंज बन जाएगा। जो मेरा ओरिजिनल फंक्शन का रेंज था वो मेरा इनवर्स फंक्शन का डोमेन बन जाएगा। डोमेन और रेंज आपस में क्या हो जाते हैं? इंटरचेंज। ठीक है ना? ड्यूरिंग फाइंडिंग इनवर्स, डोमेन और रेंज इंटरचेंज, इंटरचेंज ईच अदर। क्या मेरी तीनों बात आप लोगों को समझ में आई या छोटी हो गई इस पीडीएफ के अंदर? ये मुझे बताओ, क्या आपको समझ में आई या ज़्यादा छोटी हो गई ये? समझ में आ गया? इसका मतलब जब भी मैं किसी फंक्शन का इन्वर्स निकालूंगा तो y बराबर x के अबाउट हमेशा वो मिरर इमेज निकलेगा। माइक बंद करो। और उनका डोमेन और रेंज दोनों चेंज हो जाते हैं। इस हिसाब से अगर मैं बात करूं, अगर इस हिसाब से मैं बात करूं तो अगर मैंने इस जोन में अपना इन्वर्टेबल फंक्शन डिफाइन किया है तो इसका मतलब जब ये फंक्शन y बराबर साइन इनवर्स x बना, जब ये फंक्शन y बराबर साइन इनवर्स x बना तो आप लोग गौर से बताओ इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा? -1 से 1। अब इस फंक्शन की रेंज क्या होगी? क्या आप लोग बात समझ पाए? ये कहाँ से हो गई? ये इन्वर्स निकालने के बाद होगी। इसका मतलब y बराबर साइन इनवर्स x जब भी निकल के आएगा मेरा तो क्या वो हमेशा मिरर इमेज होगा साइन x का। और साइन x में मैंने कहाँ से कहाँ पर बेटा फंक्शन डिफाइन किया था, उस हिसाब से क्या मैं सारी की सारी बातें करूँगा? बोलो, क्या मैं उस हिसाब से सारी की सारी बातें करूँगा? बताइए दोस्त, है कि नहीं?
चलिए, अगर उस हिसाब से मैं सारी की सारी बातें करूंगा दोस्त, तो मेरी बात बहुत गौर से सुनना, मेरी बात कायदे के साथ में सुनना। एक मिनट देना। कि अगर मैंने इन्वर्स निकाला तो थोड़ा सा एनालाइज करता हूँ यार, मैं इसको, मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, एनालाइज करता हूँ। अब गौर से देखना, जो मेरा ओरिजिनल ग्राफ था y बराबर साइन एक्स का, गौर से देखना, जो मेरा ओरिजिनल ग्राफ था y बराबर साइन एक्स का, वो कुछ ऐसे था। अब मैं जनरलाइज करूंगा, क्योंकि तुमको तो आईआईटी निकालना है, और अगर आईआईटी लेवल की नॉलेज रखनी है तो फिर मैं केवल इतने में तुम्हारा डोमेन फिक्स नहीं करूंगा। अब आप लोग गौर से देखना, तुम में से किसी का ये एंटी क्वेश्चन हो सकता था, भैया ये जो 1 1 ऑन 2 है वो आपने केवल इतने बीच में उठाया, ये तो इतने से इतने बीच में भी 1 1 ऑन 2 था, देखो गौर से, इतने में भी तो है, और या इतने में ना हो तो फिर भैया फिर दोबारा से इतने में है कि नहीं? अरे ये तो सब जगह 1 1 ऑन 2, फिर इतने इंटरवल में भी है। तो तुमने माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू वाला इंटरवल ही क्यों लिया? पाई बाई टू से 3 पाई बाई टू वाला इंटरवल भी तो ले सकते थे, 3 पाई बाई टू से 5 पाई बाई टू वाला इंटरवल भी तो ले सकते थे, 5 पाई बाई टू से 7 पाई बाई टू वाला इंटरवल भी तो ले सकते थे। ये तो उन सब इंटरवल में भी 1 1 और ऑन 2 था, है कि नहीं? उन सब इंटरवल में भी मैं क्या बना लेता ऐसे 1 1 और ऑन 2। तो आपने तो केवल सिस्टमेटिक, क्योंकि जनरली हम अपने घर के इसको मानते हैं हम लोग अपना होम मैथमेटिक्स में, तो जो इसके पास कंडीशन हमें जल्दी मिल जाती है ना, हम उसी पे जनरली एनालाइज करते हैं। पर अगर तुम कहो कि इस पूरे का बताओ तो हम पूरे का भी बता देंगे। अभी आप केवल इतने का ग्राफ बताओ, अगर ये इन्वर्टेबल फंक्शन है तो क्या y बराबर एक्स के अबाउट इसका मिरर इमेज मिलेगा मुझे या नहीं मिलेगा? बोलो, मिलना चाहिए। गौर से देखना, अगर इन्वर्टेबल है, अभी मैं केवल इतने जोन में एनालाइज कर रहा हूँ इसे, मैं इसे कितने जोन में एनालाइज कर रहा हूँ, माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू। अब गौर से सुनना, अगर ये माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू वाली लाइन है, अगर तो मैं इसे पहले से y बराबर एक्स की लाइन बना लूँ, बना लिया, फिर मैं साइन एक्स का ग्राफ बनाऊँ, तो साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, ऐसे बनेगा, ऐसे ही यहाँ पे बनेगा, ऐसे करके जाता है। अब ये रहा तुम्हारा पाई बाई टू वाला इंटरवल, ये रहा तुम्हारा माइनस पाई बाई टू वाला इंटरवल। अब जब ये इन्वर्स बनेगा, जब ये इन्वर्स बनेगा तो ये ग्राफ y बराबर एक्स के अबाउट का हो जाएगा, मिरर इमेज हो जाएगा, ऐसे ऐसे। तो अब ये जो ग्राफ बना है ना, ये इन्वर्टेबल फंक्शन का ग्राफ है। ये किसका ग्राफ है? साइन इनवर्स एक्स का। गौर से देखना, साइन इनवर्स एक्स का। ये जो पॉइंट पहले यहाँ पर पाई बाई टू था, अब ये बाई पर पहुंच गया, अब ये कहाँ पे पहुंच गया? वाई पर पहुंच गया, पाई बाई टू। ये जो पहले फंक्शन यहाँ पे माइनस पाई बाई टू था, अब ये यहाँ पे पहुंच गया माइनस का पाई बाई टू। वो जो पहले यहाँ पे वन था, यहाँ पे वन था, अब वो एक्स में पहुंच गया, मतलब इसकी ये वाली डोमेन प्लस वन, और ये जो माइनस वन था ये यहाँ पहुंच गया माइनस का वन, ये जो माइनस वन था। इसका मतलब गौर से देखना, इसका मतलब जो साइन इनवर्स का ग्राफ बना वो कुछ ये वाला बना। बोलो हाँ या ना? अरे बोलो भाई, यही तो ग्राफ बना साइन इनवर्स एक्स का। अरे बोलो। तो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ है मेरा साइन इनवर्स एक्स का। ये जो ग्राफ है मेरा, ये किसका है? साइन एक्स का, है कि नहीं? अरे बोलो। तो अगर मैं साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ आपसे कहूँ कि एज कैजुअल अगर आप ग्राफ ड्रॉ करो, तो जब भी आपसे कोई कैजुअली ग्राफ ड्रॉ करो तो आप कैजुअली ग्राफ ऐसे ड्रॉ करना, y बराबर साइन इनवर्स एक्स का, ऐसे करके। और यहाँ पे पॉइंटों को बड़े कायदे से मार्क करना, पॉइंटों को बताना कि ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, अगर मैं इसको एक्स एक्सिस पर लेके जाऊँ तो ये प्लस वन, और अगर इसको एक्स एक्सिस पर लेके जाऊँ, अगर मैं इस वाले पॉइंट को, तो आप कायदे में देखना ये माइनस वन, और अगर मैं इस पॉइंट को वाई पर लेके जाऊँ तो माइनस का पाई बाई टू, और अगर इस पॉइंट को मैं अगर इस पॉइंट को मैं वाई पर लेके जाऊँ तो माइनस का पाई बाई टू, और ऊपर अगर लेके जाऊँ तो प्लस का पाई बाई टू। क्या है तुम्हें ये साइन का ग्राफ समझ में आया? ये जो ग्राफ है ये y बराबर साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है। बोलो हाँ या ना? बताओ मुझे। ठीक, डोमेन और रेंज आपस में क्या हो जाएंगे? इंटरचेंज हो जाए। इसका मतलब साइन इनवर्स एक्स का जब भी आंसर निकल के आएगा वो माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू के बीच में निकल के आएगा, क्योंकि यही इसकी रेंज है, यही इसकी रेंज है। किसकी? साइन इनवर्स एक्स की। ग्राफ कैसे निकल के आया, ऐसे क्यों निकल के आया, सारी की सारी चीज़ें समझाई। y बराबर एक्स के अबाउट हमेशा क्या होता है? इनवर्स फंक्शन मिरर इमेज होता है। अगर मिरर इमेज को मैं उतने जोन में एनालाइज करूँ तो ये चीज़ क्या होगी? निकल के आएगी। क्या आप लोगों को मेरी बात में समझ में आ रही है? बोलो। क्या आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही हैं? ठीक। अगर ऐसा है तो इसी को थोड़ा सा मैं और अच्छे तरीके से दिखाता हूं।
इसी को थोड़ा सा अच्छे तरीके से, थोड़ा सा और है, अच्छे तरीके से दिखाता हूँ मैं आपको। आप में से कोई ऐसा है, आप में से कोई ऐसा है जो इसको पूरे ग्राफ को ड्रॉ करे? मतलब ये मैंने हटा क्यों दिया? जिसको मैं पूरे ग्राफ को एनालाइज कराऊं आप लोगों को, गौर से देखना। इसके पूरे ग्राफ को एनालाइज करना, बहुत कायदे में देखना सारी चीजें। मैं चाहता हूं एकदम सटीक बने ज्योमेट्री वाइज। कैसे सटीक बनेगा देखना। मैं एक ही समझाऊंगा तुमको, सारे नहीं समझाऊंगा, क्योंकि फिर तो तुम कॉन्सेप्ट समझ गए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। जो मैं कहना चाह रहा हूँ ना वो तुम बस समझ गए, बस मेरा काम खत्म वहीं पे दोस्त। फिर मेरा काम उतना नहीं बचा जितना मैं सोच रहा हूँ। ये किसकी लाइन है? y बराबर x की। बोलो। थोड़ा सा नीचे करो, थोड़ा सा नीचे करूं इसे, हल्का सा। अब लग रही है y बराबर x की लाइन, ठीक। अब अगर ये y बराबर x की लाइन है तो सबसे पहला मेरा काम है कि मैं sin x का ग्राफ ड्रॉ करूं। ठीक, तो sin x का कर्व कभी भी y बराबर x की लाइन को कट नहीं करता दोस्त। ये हमेशा ऐसे चलता है, ये हमेशा ऐसे चलता है, जस्ट टच करता हुआ, कभी कट नहीं करेगा। ये ऐसे जाएगा। अब सारे इंटरवल मार्क करना। ये जो इंटरवल है ऊपर वाला, क्या ये इंटरवल π/2 का है? बोलो भाई। क्या ये इंटरवल 3π/2 का है? और से देखना। क्या ये इंटरवल 5π/2 का है? मैं जनरलाइज कर रहा हूँ पूरा केस। क्या ये इंटरवल माइनस का π/2 का है? हाँ ये माइनस का π/2 का है। ये इंटरवल -3π/2 का है, -3। अरे ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ तो मैं नहीं पढ़ाए हैं आप लोगों को। अब आप लोग देखना, जब मैं -π/2 टू π/2 निकाल रहा था इनवर्स का ग्राफ, तो गौर से देखना का ग्राफ कुछ ऐसे आ रहा था, है कि नहीं? यही तो निकल के आया था, बोलो, है कि नहीं? -π/2 टू π/2, y बराबर x के अबाउट मिरर इमेज है। ये जो ग्राफ निकला ना इनवर्स का, ये कितने जोन का निकला? ये निकला था माइनस का π/2 और ये निकला प्लस का π/2। अगर मेरा जोन इतना होता तो ग्राफ बेटा मेरा ये होता। अगर मेरा जोन, अगर मैं y बराबर साइन एक्स में x π/2 टू 3π/2 लेता और फिर मैं आपसे कहता कि उनके उसके आप इनवर्स का ग्राफ बनाओ, तो उसके इनवर्स का ग्राफ आप इसी ग्राफ को आगे कंटिन्यू कर देते, ऐसे खत्म। ये बन गया। ये π/2 टू प्लस का π/2 टू कहाँ तक? 3π/2 तक। बेटा ये जो ग्राफ है ना, ये भी y बराबर साइन इनवर्स x का ही ग्राफ है, पर इसमें x मेरा कहाँ से कहाँ तक का है? जल्दी बोलो, x मेरा कहाँ है? -1 से 1। और इसकी रेंज क्या है? क्योंकि रेंज साइन एक्स से निकल के आएगी, जो साइन एक्स का डोमेन था, और साइन एक्स का डोमेन मैंने कहाँ से कहाँ लिया है? π/2 टू 3π/2। क्या आप लोग मेरी बात समझ पा रहे? इसका मतलब तो ये इनवर्स का ग्राफ ऊपर चलता है ऐसे कर करके, और साइन एक्स का ग्राफ नीचे चलता है ऐसे कर करके। बोलो भाई, यही तो चल रहा है। अरे बोलो भाई, यही तो चल रहा है या नहीं चल रहा है? इसका मतलब एक एक्सिस पे साइन एक्स का ग्राफ चल रहा है, तो दूसरी एक्सिस पे उसके इनवर्स का ग्राफ चल रहा है। बोलो भाई, है कि नहीं? बोलो, क्या मेरी बातें समझ में आ रही हैं आप लोगों को? है कि नहीं? तो यही मुद्दा है। अब मुझसे कोई कहे कि भाई y बराबर साइन इनवर्स x आपने डिफाइन किया है, x π/2 टू -π/2, मैं उससे कह रहा हूँ आप मुझे कोई सा भी x दे दो, मैं तो सबका ग्राफ बना दूंगा, मुझे तो पता है क्या करना है। अरे अगर मुझसे कोई आके कहता है y बराबर साइन एक्स में मैं x को डिफाइन कर रहा हूँ, है कि नहीं? वो खुद कह रहा है कि मैं x को डिफाइन कर रहा हूँ -π/2 टू 3π/2। अरे बोलो भाई, अगर उसका ये दिल है -π/2 टू 3π/2 डिफाइन कर रहा हूँ, तो मैं उसको ग्राफ यहाँ से बना के दे दूंगा। मैंने कहा ले भाई ग्राफ ले, ये रहा ग्राफ। अरे बोलो हाँ या नहीं? -3π/2 5π/2, ये रहा ग्राफ। क्या मुझे सारे ग्राफ का आइडिया है? तो जब भी IIT एडवांस में क्वेश्चन बनेगा तो वो इनवर्स -π/2 टू π/2 नहीं देगा, वो इनवर्स देगा -5π/2 टू 7π/2, और वो आपको एनालाइज कराएगा नंबर ऑफ सॉल्यूशन में कि आप समझ पाए या नहीं। तो क्या मैं इनवर्स को केवल -π/2 टू π/2 जानता हूँ, या मैं पूरा जनरलाइज्ड इनवर्स जानता हूँ? आप मुझे कहीं से भी दे दो, बोलो भाई। हम एक जनरलाइज्ड इनवर्स जानते हैं कि भाई आप हमें कहीं से दे दो। ये जनरल अप्रोच भी हमारे दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगर ये क्लियर है तो अब छोटे छोटे से जाते जाते एक दो सवाल भी कर लो यार, वरना तुम कहोगे भैया ने तो आज कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट सिखाए, कुछ कराया तो है नहीं। तो लो जी, हम कराते भी हैं तुम्हें कुछ सवाल। मैंने आपसे कहा y बराबर साइन इनवर्स, गौर से देखना, मैंने कहा -1/√2,
मैंने कहा इसको सॉल्व करो। तो बच्चे ने कहा ठीक है भैया हम इसे सॉल्व करते हैं। y बराबर साइन इनवर्स x, माइनस का 1/√2 कितने की वैल्यू है, माइनस का साइन, माइनस को बाहर ही रहने दो, ये साइन में कितने की वैल्यू है, π/4 की। साइन के आगे जो माइनस लग रहा है, क्या मैं इसको अंदर ले जा सकता हूँ, साइन की प्रॉपर्टीज कहती है माइनस का π/4। बोलो भाई। अब y बराबर साइन इनवर्स बराबर साइन x, अब साइन इनवर्स बराबर x, आप देखना क्या ये जो x लिखा हुआ है, ये जो डोमेन का x लिखा हुआ है, क्या ये x माइनस π/2 टू π/2 है, क्योंकि मेरे साइन की जो रेंज कहाँ से कहाँ तक है, आप गौर से देखो, माइनस π/2 का मतलब मैं किधर गया, क्लॉकवाइज गया, तो ये मिला मुझे माइनस π/2, और प्लस का क्लॉकवाइज मतलब एंटी क्लॉकवाइज गया तो मिला प्लस का π/2, मतलब मेरे साइन इनवर्स x का जो रीजन है, क्या वो फर्स्ट और फोर्थ है पूरा। गौर से देखो, क्या फर्स्ट एंड फोर्थ मिले हुए हैं इसमें, बताओ भाई, है कि नहीं, फर्स्ट और फोर्थ मिले हुए हैं। क्या ये माइनस π/4 मेरा फोर्थ में मिलेगा, बिल्कुल π/4 पे जाओ और कैसा चला जाओ, क्लॉकवाइज चले जाओ, तो फोर्थ में मिल गया, दोनों कट गए, आंसर क्या आ गया, y बराबर माइनस का π/4। बताओ भाई, क्या आपको मेरी बात समझ में आई यस सर, या नहीं आई, मैं समझ रही। समझ में आई ना। इसका मतलब अगर मैं आके आपको ये कह देता कि भाई इस इनवर्स का आंसर बताओ, देखो आपको सवाल करना तो मैं चैलेंज देता हूँ, सवाल करना तो मैं आपको सिखा दूंगा, आप दुनिया का कोई भी सवाल निकालो, मैं कभी मना नहीं करता, आप कॉन्सेप्चुअली बस वीक ना रहो, ये मेरा टारगेट रहता है। न्यूमेरिकल तो मैं इलिस्ट्रेशन तो ऐसी ऐसी लेके आ रहा हूँ आप लोगों के लिए कि सिस्टोमेटिक इलिस्ट्रेशन है, कि अगर आपको नहीं आता तो जीरो से स्टार्ट करो, और एडवांस भी नहीं आता तो आप एडवांस तक के जाके इलिस्ट्रेशन करो, तो वो मैटर नहीं करता। मैटर करता है यार आपकी फाउंडेशन कितनी स्ट्रांग है। ऐसा ना हो कि आप पढ़ रहे हो, आपको पीछे का कुछ पता ही नहीं है कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं। तो आप लोग गौर से देखो, इनवर्स पे तो मैं अब आया हूँ, क्या पिछले 1 घंटे से मैं केवल बैकग्राउंड वाली चीज़ों पर भौंक रहा हूँ आके, या नहीं, ये बताओ मुझे। मैं 1 घंटे से केवल तुम्हारे फाउंडेशन पे काम कर रहा हूँ, अगर मैं चाहता तो यहीं से स्टार्ट कर देता, मैं कुछ बताता ही नहीं, क्या सेट, क्या रिलेशन, क्या फंक्शन, कहाँ से चीज़ें निकल के आई, कौन 1 1 कौन 1 2, मैं तो आके कह देता साइन इनवर्स एक्स और भैया माइनस π/2 टू π/2 होता, देखो सवाल निकालो, और सवाल भी तुम्हारे सब लगते, क्योंकि सिखाना तो मुझे था, तो मैं इस तरीके से लेक्चर तैयार करता कि क्वेश्चन तुम्हारे सब लगते। पर एक टीचर होने के नाते कायदा ये बनता है कि क्या मैं तुमको जीरो पे लेके जाऊँ या ना जाऊँ, ये बताओ, है कि नहीं। कायदा तो ये बनता है कि आपको वहाँ लेके जाओ जहाँ से चीज़ें निकल के आ रही हैं। इसलिए पूरे एक लेक्चर को मैंने केवल इसी बात में निकाल दिया कि भैया इनवर्स आ कहाँ से रहा है। अब कोई महानुभाव आए, उन्होंने कहा साइन इनवर्स ऑफ साइन 7 π/4 की मुझे वैल्यू बताओ, तो कुछ लोग हमारे ये होंगे, वो कहेंगे भैया 17 π/4 इज आंसर, ये भी तो कह सकते हैं। पर मैंने कहा क्या ये आंसर ये होगा, बताओ मुझे, क्या आंसर ये होगा, या पहले मैं साइन 17 π/4 की वैल्यू चेक करूंगा ये कहाँ पे है, पहला π/4, दूसरा π/4, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 8 9 10 11 12 13 14, नहीं यहाँ पे भी तो है, यहाँ पे भी है, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, आप लोग देखना क्या यही मेरा 17 π/4 था। अगर ये मेरा 17 π/4 था तो 17 π/4 पे साइन की वैल्यू कितनी थी, अब इसे दोबारा लिखोगे आप लोग, इसे लिखोगे साइन इनवर्स ऑफ, काटना मत इसे काटना मत, ये कायदे में क्या कभी ऐसे कटेगा, ये कभी ऐसे नहीं कटेगा। गौर से देखना, मैंने सवाल क्या दिया तुम्हें, साइन इनवर्स ऑफ साइन 17 π/4, मैंने देखा यार साइन 17 π/4 की जो वैल्यू है वो वैल्यू कितनी है, 1/√2, साइन इनवर्स ऑफ 1/√2। अब मैंने कहा यार ये 1/√2 साइन में कितने की वैल्यू है, तो मैंने कहा मैं तो अपने जोन वाली लिखूंगा ना साइन π/4 की। अब ये जो π/4 आया, क्या वो माइनस π/2 टू प्लस π/2 के बीच में आया, हाँ जी ये इसी रीजन में आया, अरे यही तो रहा पहला π/4 यही तो होता है। मैंने कहा काट दो, फाइनल आंसर क्या आया, π/4। बोलो क्या, क्या आपको मेरी बातें समझ में आई, क्लियर है। ये है आपका इनवर्स फंक्शन। तो आज आपने पहला फंक्शन सीखा है, आज आपने पहला इन्वर्टेबल फंक्शन सीखा, उससे रिलेटेड छोटे छोटे से 1 2 सवाल सीखे, ठीक है नहीं। आप कायदे में कोई भी सवाल आ जाए आप कर लोगे, मैं समझ पा रहा हूँ आपका लेवल। पहला हुआ है y बराबर साइन इनवर्स x, बेटा इसका डोमेन हमेशा याद रखना -1 से 1 होता है, इसकी रेंज हमेशा याद रखना -π/2 टू
पाई/2। कहने का मतलब जब मैं अपना निकालने जाऊंगा तो मेरा फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट काम करेगा, है कि नहीं? क्या यहाँ तक का लेक्चर आप लोगों को क्लियर है? कल का लेक्चर आपका चलेगा दूसरे फंक्शन से, y बराबर cos x से। अब आप इन्वर्स में एंटर कर चुके हो, अब आप इन्वर्स में एंटर कर चुके हो। पहला लेक्चर है, बहुत कायदे में और सिस्टमेटिकली आप लोग देखना, ठीक है? कोई डाउट हो तो बताओ आप लोगों को। मेरी हेल्थ थोड़ी सी बेटा सही नहीं चल रही है, एक मौसम बदला है ना, हल्का सा फीवर है 2 दिन से मुझे। इस चक्कर में आप लोगों का थोड़ा सा मैं काम नहीं कर पाया दोस्त, 1-2 दिन क्लासेस नहीं ले पाया। बोलो। कल क्लास होगी बिल्कुल दोस्त, मेरी तबीयत ठीक ना होने की वजह से 2 दिन क्लास नहीं हुई है ना आप लोगों की, तो मैं उसको कोशिश करूँगा कि कल मैं आपको 2 घंटे पढ़ाऊँ, ठीक, इसी इन्वर्स को। सर आपका जो टेस्ट है आप लोग मुझे बताइए, आप 10 बजे से देंगे या 3 बजे से देंगे? अगर आप 10 बजे से दें तो मैं अभी उसे 10 बजे शेड्यूल करा देता हूँ। सर 10 बजे से क्या सुबह के? हाँ सर कर दीजिए सर, सुबह ही कर दीजिए सर। चलो मॉर्निंग में सेट कर देते हैं। चलो जिस टाइम एमए बीटेक का पेपर होता है उस टाइम की आदत डालवाते हैं। चलो तुम्हें कितने क्वेश्चंस आएंगे सर? क्वेश्चंस रहेंगे तुम्हारे 30 पीरियोडिक टेबल के, मैथ्स के सब रहेंगे? पीरियोडिक टेबल के रहेंगे 30, और तुम्हारे Periodic table? हाँ और तुम्हारे 15 to 20 रहेंगे, क्या कहते हैं इसके, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के, ठीक है? 20 से 25 सवालों का टेस्ट होता है बस, 20 क्वेश्चन फ्रेश अटेम्प्ट करो, ऐसा नहीं 50 क्वेश्चन दे दिए पता चला ढंग से 10 भी नहीं पढ़ पा रहे तुम। 20 क्वेश्चन लो, 20 क्वेश्चन कायदे में पढ़ के करो। हाँ मैथ का भी होगा दोस्त कल, ठीक है? अगले संडे तक जब तक तुम पहुंचोगे, इसके 5 से 6 लेक्चर हैं इनवर्स के, डेप्थ के बिल्कुल, कम से कम 5 लेक्चर तो लगेंगे ही लगेंगे, मुझे दिख रहा है सीधा सीधा। तो 5 लेक्चर तब तक ही, अगले संडे तक हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे, तो अगले चैप्टर तक तुम्हारा संडे तक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री हो जाएगा। जैसे ही आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री खत्म होगा मैं तुरंत आपका एलजेब्रा स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है? सीक्वेंस सीरीज से स्टार्ट करूंगा और कोशिश करूंगा नवंबर में आपका पूरा एलजेब्रा खत्म कर दूं मैं, ठीक है? जल्दी जल्दी अब तुम्हारा पता है क्या, अब तुम्हारा रिदम बन गया, अब 3-3 लेक्चर 4-4 लेक्चर में चैप्टर होते चले जाएंगे सब। अब ये चैप्टर रुकेंगे नहीं, 4 लेक्चर 5 लेक्चर 4 लेक्चर 5 लेक्चर, चैप्टर खत्म, ठीक है? सर संदीप सर पीडीएफ नहीं डालते, साथ साथ नोट्स मैंने तुम्हारे संदीप सर से कहा है पीडीएफ डालने के लिए। अब वो ये कह रहे हैं कि जब मैं नोट्स बनाया करूँगा तो उन्होंने आईपैड लेने की सोचा है। मैंने कहा कुछ भी करो भाई, इनको नोट्स दो। तो अब वो आईपैड बाय करके आईपैड पे जब हैंड रिटन नोट्स आपके बना लिया करेंगे ना, तो मैंने कहा वही स्लाइड है, आप इन बच्चों को शेयर कर दिया करिए, ठीक? अगर आपको यहाँ से पैनल से अगर पीडीएफ बनाने में दिक्कत हो रही है तो आप जो नोट्स पढ़ के बना रहे हो, जो पढ़ा रहे हो, पढ़ाने से पहले एक कंटेंट सेक्शन होता है हर टीचर का। जैसे मैं हर साल नए नए क्वेश्चन ऐड करता हूँ, अब इस बार जो जेईई मेन में आएंगे वो सब क्वेश्चन अगले साल के बच्चों के लिए ऐड करूँगा, मैं एक बार रिव्यू करूँगा सारे क्वेश्चन, और मुझे लगेगा कुछ स्पेशल वेराइटी उन्होंने बनाई है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में, तो मैं उस वेराइटी को आपके सामने रखूँगा। जैसे हम लोग लेक्चर तैयार करते हैं तो सारे एएमई बीटेक के पीवाईक्यूज मेरी आंखों के सामने रहते हैं, सारे पिछले 2001 से लेके 2023 तक जितना पूछा उतना, और बेटा 2001 से लेके 2023 तक के जितने जेईई मेन ने क्वेश्चन पूछे हैं वो सारे मेरी आंखों के सामने रहते हैं, क्या पूछ रहा है। तो मुझे अगर उनमें से कुछ भी अच्छा लगता है जो मुझे लगता है इस साल ऐड किया, तो उस साल हम क्या कर देते हैं, अपने लेक्चर में ऐड कर देते हैं। तो ये जो भी अपना कंटेंट बनाते हैं, मैंने इनसे यही रिक्वेस्ट करी है कि आप वही कंटेंट आप लोगों इन लोगों को दे दीजिए। तो ये मुझसे बोले कि मुझे आईपैड ले लेता हूँ मैं वहाँ से इनको बना बना के दे दिया करूँगा। मैंने कहा कुछ भी करो, बस नोट्स प्रोवाइड होने चाहिए, ठीक है? बोलिए। हाँ बस अभी आध घंटे में शेड्यूल हो रही है, जाके खाना खा लो, 20 मिनट बची हैं अब तुम्हारी, ठीक है? चलो।